पूरे YouTube का सबसे यूनिक वीडियो दोस्तों। ऐसा वीडियो मैंने सेमिस्टर 1 में बनाया था और आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी हुआ था। अगर आप चाहते हो कि ऐसा वीडियो मैं सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री बाकी के सब्जेक्ट पे भी बनाऊं, तो प्लीज वीडियो के नीचे 1000 कमेंट और 2000 लाइक अगर आप कंप्लीट कर देते हो। देखो इतना तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अंदर पावर है, वो कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही उसे कंप्लीट कर दोगे तो मैं बाकी के सब्जेक्ट पे भी लग जाऊंगा। और कल अगर आप बोलोगे तो कल मैं एक लाइव लूंगा, जिस लाइव का भी मैं लिंक दे रहा हूं उस पर अगर आप 1000 लाइक कर दोगे तो कल मैं आपके लिए लाइव आऊंगा। लाइव में आके पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज कराऊंगा। और आज मैंने ये वीडियोस दे दिया, इससे आप पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज कर सकते हो। साथ में आपके प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ। साथ में अगर जो स्टूडेंट कोर्सेज से पढ़ना चाहता है, कोर्स का प्राइस 999 है, आप आराम से कोर्स से पढ़ सकते हो। इतना कम मैंने प्राइस कर दिया, जिसमें आपको 100 वीडियोस पूरे के पूरे मिल जाएंगे, क्रैश कोर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। फटाफट आज और कल में अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, फिर इस वीडियो से पूरा का पूरा वन शॉट फॉर्म में अपनी सभी चीजें कवर कर लो। चलो फास्ट स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल ये है, पूरे के पूरे हम 6 मॉड्यूल कवर करेंगे इसी वीडियो में और कम से कम टाइम में। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो देखो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा ये फॉर्मेट होता है एन डी एक्स एम डी एक्स एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0। डी एक्स के साथ जो पार्ट होता है एम, डी वाई के साथ जो पार्ट होता है एन। इस वाले पार्ट को हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं, इस वाले को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बट पार्शियली। अगर ये दोनों का आंसर सेम आ गया तो हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट हमारा इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन का ये इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी। यहाँ पे y कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है दोस्तों, x इज फ्री। यहाँ पे क्या है दोस्तों, n वाला पार्ट फ्री फ्रॉम x है, मतलब इसमें जो x वाला टर्म है वो अपन नहीं लिखेंगे। देन दोस्तों अगर हमारा इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट होता है, सपोज एग्जैक्ट नहीं होता है, अगर समझो ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके टोटल 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1 होमोजीनियस, रूल नंबर 2 कॉमन, रूल नंबर 3 है एंड रूल नंबर 4 है। सर रूल नंबर 3 एंड 4 बताओ, बताता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही अगर हमारा नॉन एग्जैक्ट है तो आप तुरंत यहाँ पे आ जाओ। अब देखो ये पहला होमोजीनियस, होमोजीनियस कैसे पता चलेगा, अगर सभी का डिग्री चेक करो, इसका डिग्री 1 एंड 1 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, सभी के डिग्री सेम है। अगर सभी के डिग्री सेम है तो इसको होमोजीनियस बोलूंगा। होमोजीनियस के सम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला। आप पहले एम एक्स प्लस एन वाई निकालो, उसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर नहीं 0 है तो आप ये लिख सकते हो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, आपका इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट हो जाएगा। सम में बता रहा हूं, बस ये याद कर लो। ये इक्वेशन याद हो गया, 1/mx प्लस एन वाई, सर याद हो गया। अगर सपोज ये रूल नंबर सेटिस्फाई नहीं किया, अगर समझो हमारा इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, तो हमें रूल 2 पे आना है। रूल 2 पे कैसे आना है दोस्तों, देखो यहाँ पे dx है, dx में से y कॉमन होगा, यहाँ पे dy है, dy में से क्या कॉमन होगा दोस्तों, x कॉमन होगा। तो dx में से आप y कॉमन करो, dy में से आप x कॉमन करो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से, अगर ऐसा कॉमन हो रहा है, जैसे अगर आप इसमें देखोगे dx है, इसमें से y बाहर आ रहा है, ये दोनों में से dy है, यहाँ से x बाहर आ रहा है, मतलब हम इसे रूल नंबर 2 से सॉल्व कर सकते हैं। अगर रूल नंबर 2 में चेक करना है तो जो यहाँ पे mx प्लस एन वाई था, यहाँ पे क्या है mx माइनस एन वाई, इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या है, 1/mx माइनस एन वाई। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों, ये m है और ये n है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमेशा याद रखना रूल नंबर 3 एंड 4 दोनों चेक करना पड़ता है, बट एक हम बेसिक रूल लेके चलते हैं। ये दोनों में से जो छोटा है वो डिवाइड में आता है, पहले आप वो चेक करो। अगर जैसे मेरे को कोई इक्वेशन किसी ने दिया m और n, अगर सपोज m x स्क्वायर है और ये x प्लस वाई प्लस वाई क्यूब है, ऐसा है, तो ये दोनों में से छोटा m है, तो हम ये वाला इक्वेशन लेंगे क्योंकि m डिवाइड में। पहले ये चेक करो, कभी कभी ऐसा नहीं कि ये छोटा है तो ये सेटिस्फाई हो ही जाए, पर ये मैक्सिमम 99% केस में हो जाता है। ये सर कैसे याद होगा, तो ये भी याद करना बहुत सिंपल है। देखो आपने डेल एम बाई डेल वाई पीछे निकाला, उसमें से डेल एम बाई डेल एक्स को माइनस करो, जो पीछे टर्म है उससे इसको डिवाइड करो, इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स के फॉर्म में, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, या तो कांस्टेंट आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑक्स डी एक्स। जस्ट यहाँ पे आप वैल्यूज पुटअप करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालो और पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये नहीं सेटिस्फाई रहा तो जस्ट इसका उल्टा, पहले आप डेल एन बाई डेल एक्स लिखो माइनस डेल एम बाई डेल वाई, यहाँ पे जो पार्ट है उससे इसको डिवाइड करो। इसका आंसर यहाँ पे क्या है दोस्तों, y, तो y के फॉर्म में आना चाहिए, या तो कांस्टेंट, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चारों पार्ट याद होगा। जिन्होंने मेरे डिटेल लेक्चर्स को देखा होगा उनको पता होगा, इवन वन शॉट वीडियोस देखा होगा उनको भी पता होगा, ये चारों रूल उनका रिवीजन हो गया होगा। अब इसके बाद
देखो इस लेसन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि सम ही नहीं समझ में आता कि सम कौन से टाइप का, इसलिए पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लेना है। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक पार्ट है जिसमें दो टाइप के सम है, dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स पी वाई, वाई के पहले जो पार्ट है वो p लिखा मैंने और q लिखा। अगर ये दोनों दोस्तों यहाँ पे y है तो ये दोनों x के टर्म में होने चाहिए। देखो x के टर्म में या तो कांस्टेंट। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे x है तो ये दोनों y के टर्म में होने चाहिए, y और कांस्टेंट। समझ में आ गया सर? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या, e रेस टू पी। यहाँ पे भी देखो e रेस टू पी। सर यहाँ पे क्या आएगा, जो यहाँ नीचे होगा, dx है तो dx, नीचे क्या है dy है तो dy। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, y मतलब ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे जो नीचे है dx है, वैसे सेम यहाँ पे क्या है x है तो देखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, और नीचे क्या है दोस्तों dy प्लस c। फास्ट आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया। अब मैं चल रहा हूँ आगे की ओर और आगे का पार्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जैसे अगर समझो x प्लस वाई प्लस जेड बोल रहा हूँ, x प्लस वाई और ये dx है, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है और ये dy है इक्वल 0 है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो अगर दोनों टर्म यहाँ पे दोनों जगह पे प्रेजेंट है तो ये हमेशा एग्जैक्ट वाले टाइप से सम सॉल्व होगा। बट अगर कोई सम आपको ऐसा मिल गया, ये x है, यहाँ पे dx है, ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, dy है इक्वल, यहाँ पे देखो एक्स वाई का टर्म है, यहाँ पे ओनली सिंगल वेरिएबल है। जब सिंगल वेरिएबल अगर एक साइड मिले तो हो सकता है ये लीनियर वाले से सॉल्व हो सकता है, कंफर्म नहीं रहता, तो आप इसको लीनियर से सॉल्व कर सकते हो। तो ये टाइप आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉस का माइनस साइन, कॉस साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, वन अपॉन एक्स का बहुत यूज होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव माइनस एन, एक्स रेस टू एन प्लस वन, ये बेसिक डेरिवेटिव, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स, एक्स रेस टू एन का एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन का एक्स का एक्स स्क्वायर बाय टू, वन अपॉन एक्स रेस टू एन का माइनस वन, एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। अब डायरेक्टली आप आ जाओ सम पे। हाँ, ये कुछ कोरोलरीज जो यूज होंगे, अगर कहीं फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम डायरेक्ट लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स का टू, तो ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम डायरेक्ट लॉग ऑफ ये फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे ई और लॉग आए कैंसिल होके यहाँ पे डायरेक्ट एक्स आएगा। ई है यहाँ थ्री है तो थ्री को यहाँ ऊपर भेजो, फिर ई और लॉग कैंसिल करके एक्स क्यूब लिखो, ई है लॉग है कैंसिल होके डायरेक्ट साइन एक्स आएगा। तो ये सब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के लिए बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक सम हो जाए, देन वन बाय वन हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो पहला पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की जरूरत। ठीक है, पहले ये वाला बाद में लेता हूं, पहले ना ये वाला पार्ट लेता हूं। ये तो अपने एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप देखोगे मुंबई यूनिवर्सिटी में, ये पिछले बार का क्वेश्चन है, मई 2024 में ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और मेरे कोर्स की खूबी ये है, जो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स 999 में बोला है, उसमें ये खूबी है कि उसमें रिसेंटली जो पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस आए मैंने सॉल्व करा के क्रैश कोर्स में कवर करके दिया है। ये क्वेश्चन उसमें सॉल्व है। अब देखो दोस्तों, ये और ये सबसे पहले सर ये कौन से फॉर्म से सॉल्व होगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको सॉल्व लिख के आएगा। बस अभी आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ इस लेसन का, बस वो सॉल्व करो, ये लेसन आपका एक झटके में कवर। अब सॉल्व यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले सर ये एग्जैक्ट आएगा कि लीनियर वाला टाइप आएगा। सर इसमें एक्स वाई वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक्स वाई, सर ये एग्जैक्ट वाला टाइप है। क्या करेंगे यार, dx के आगे जो पार्ट है वो m है, समझ में आ गया। dy के साथ देखो, dy के आगे जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, n है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, m का विथ रिस्पेक्ट टू y लेंगे। यहाँ पे y है नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पे y है तो हम क्या करेंगे, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो y अगर हमारा नीचे है तो 1/x का फॉर्मूला, अगर y ऊपर होता तो हमारा x वाला फॉर्मूला। जैसे अगर देखो यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं, ये देखो एक d/dx ऑफ x और एक d/dx ऑफ 1/x। तो 1/x का -1/x स्क्वायर और इसका 1 आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y नीचे है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो -1/y स्क्वायर। तो वैसे ही
यहाँ पे अगर मैं लूँ, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स कांस्टेंट है बाहर रख दो, वाई का -1/y², जैसे वहाँ पे -1/x² है। फिर ये वाले पार्ट को अंदर लेके ये रख दिया। अब सर ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखने जाओगे तो यू इंटू वी रूल, इसमें भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है। अगर दोनों में वाई है तो यू इंटू वी रूल, अगर एक में होता तो ये कांस्टेंट हो जाता। बट यहाँ पे सर वाई की रिस्पेक्ट में तो सॉल्व नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। क्या दोनों में एक्स है? यस, दोनों में एक्स है, ये भी यू इंटू वी रूल आएगा। यहाँ पे हमने यू रखा, मतलब सेम इसका डेरिवेटिव लिया। अब देखो यहाँ पे 1 का 0। अब हमारा ये जो x है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x अगर नीचे होगा तो ये फॉर्मूला, ऊपर होगा तो ये, x ऊपर है तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 और नीचे का कांस्टेंट पार्ट था सेम रखा। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मतलब ये पूरा पार्ट रखा। अब डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, फिर ये बैड फंक्शन उसका फिर से डेरिवेटिव, आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x का x हमेशा ऊपर है तो 1 और नीचे का पार्ट कॉन्स्टेंट है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा टर्म 1/y से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे देखो ये वाला टर्म और साथ में y है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो y और y, यहाँ पे देखो मैंने y² भी आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये वाला पार्ट, ये माइनस पार्ट दोनों सेम है, देखो ना, e रेज टू एक्स वाई 1/y, e रेज टू एक्स वाई 1/y, माइनस प्लस कैंसिल, ये बचा। अब x है y है, ये y यहाँ पे आएगा तो y² और e रेज टू एक्स वाई। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, पिछले बार पहला ही क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में मुंबई यूनिवर्सिटी के, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स सेम है। क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन ये है एम एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम का जो हमारे पास वैल्यू वो लिखा, एन में एक्स नहीं होना चाहिए। अब ये वाले पार्ट को ना आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें भी एक्स है और ये पूरे टर्म में भी यहाँ पे एक्स है, अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे एक्स आएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे एक्स आएगा, मतलब कोई टर्म नहीं लेना है तो डायरेक्ट 0। अगर एक्स नहीं होता तो हमें लेना होता। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। आपको पता है कि यहाँ पे जो पार्ट है कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के आगे कौन सा पार्ट है, 1/y। इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं, बहुत स्लो बता रहा हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा तो 1/y का ऊपर y हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब इसके बाद दोस्तों देखो ध्यान से, ध्यान से अच्छे से आपको चीजें समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट सम, हाँ ये देखो, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। मोस्टली ये सब सॉल्यूशन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये भी मे 2024 का ही सम है जो मैंने सॉल्व करा के दिया। देखो यहाँ पे ये पूरा पार्ट है, ये मेरे क्रैश कोर्स का ही नोट्स है जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो ऐसा मस्त एकदम नोट्स रहेगा, आप फटाफट चीजें समझ सकते हो, कुछ सम सॉल्व कर सकते हो। एम है एन है, ठीक है। अब एम और एन का, एम को विथ रिस्पेक्ट टू क्या करो, वाई करो, तो वाई वाले पार्ट का क्या आएगा, एन एक्स n-1 4-1 3, वाई का 1 तो 2, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 तो y³, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का क्या आएगा 1 तो -4, दोनों सेम नहीं है, नॉन एग्जैक्ट है। अब हम क्या करेंगे, डेल एन बाय डेल एक्स डेल एम बाय डेल वाई। हाँ, सबसे पहली पार्ट है कि हम होमोजीनियस चेक करेंगे, डिग्री 4 है डिग्री 1 है, होमोजीनियस नहीं है। दूसरा है कॉमन लेंगे, यहाँ पे dx है, दोनों में से y कॉमन आ सकता है, ये dy है, x कॉमन इसमें आएगा, इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं आया, कॉमन टाइप गया, इसलिए मैंने रूल नंबर 3 लिया। ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आता है। अब डेल एन बाय डेल एम, यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। क्यों मैं इसमें से इससे माइनस करूँ, ये कम छोटा है तो इसको आप नीचे ले सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों सेम ही है, दोनों सेम है। तो आप एक बार क्या करो पता है, इसमें से इसको माइनस करो, शायद आंसर नहीं आया रहेगा, इसलिए मैंने इसमें से फिर इसको माइनस करके लिया। तो आप एक बार देखना, तो इसलिए मैंने यहाँ से इसको लिया। अब यहाँ से मैंने इसको माइनस किया तो देखो यहाँ पे ये पार्ट है, यहाँ पे ये पार्ट है, बीच में माइनस है और m का वैल्यू है। अब m का वैल्यू मतलब ये, ओके 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 ओके। क्यों मैंने m नीचे लिया, मैंने गलती से, ये मैं देख रहा हूँ, ये दोनों देखना होता है ना, m और n। देखो m का वैल्यू छोटा है इसलिए मैंने डायरेक्ट m वाला फॉर्मूला नीचे वाला लिया, मैं गलती से ये देख रहा था, सॉरी। तो ये देखो, ये दोनों में से जो छोटा बड़ा है, ये छोटा है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया कि m नीचे आना चाहिए। अगर ये छोटा हो तो पहले चेक करो, पर ये कंफर्म नहीं होता कि इससे आंसर आएगा, अगर नहीं आया तो अपने को दूसरा रूल देखना होगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रूल नंबर 4 लिया। तो देखो डेल एन से इसको माइनस किया ये, और नीचे m है, m मतलब ये वाला पार्ट। अब देखो ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस y³ -4y³ 3y³ -4 -2 -6, और नीचे ये। हमेशा अगर ऐसा पार्ट आपको मिले, जैसे कल एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर ऐसा है, कुछ उसका दूसरा सम था, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा आया तो आपको कॉमन लेना है। ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3,
-3 अगर हम नीचे से लेंगे क्या लेंगे, y। अब देखो -3 कॉमन लोगे तो अंदर बस y क्यूब बचेगा, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 2 जा, y बाहर आएगा, y क्यूब प्लस 2, ये कैंसिल, -3 अपन y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब ये हमें जो पार्ट मिला उससे हमें ये जो पार्ट मिला ये हमेशा हमारा m जो पार्ट है, m के नीचे y है, y के टर्म में मिलना चाहिए, मिल गया। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो भी आंसर आया dy। अब यहाँ पे क्या -3 है, 1/y मतलब log y होगा, -3 रेस टू में जाएगा, मैंने आपको सिखाया था e और log y कैंसिल, y रेस टू -3, y रेस टू -3 को नीचे भेजूंगा तो 1/y रेस टू 3 प्लस हो जाएगा। जो आंसर आया उसको मेन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने किया है, देखो y क्यूब को सभी से मल्टीप्लाई किया है। जब आप इसमें देखो y रेस टू 4 है, y क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक y बचेगा, इसमें से नीचे एक y स्क्वायर बचेगा, इसमें से दोनों कैंसिल हो गया, x बचेगा, इसमें से ऊपर y बचेगा, इसमें से कुछ नहीं कैंसिल होगा, ऐसे ही रहेगा। ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। फिर आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, m n dy विच इज इक्वल टू सी, m का वैल्यू रखा, n में जो x होगा वो मत लो, ये x है ये x है, बस 2y आएगा। y का क्या आएगा दोस्तों, y कांस्टेंट होता है, तो बस कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, बस पीछे विथ रिस्पेक्ट टू dx है तो x मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो पार्ट है पीछे x मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y का y स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, और फिर हमारा जो इक्वेशन आया। तो ये बहुत ही अच्छे से आपका रिसेंट पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है, जो मैंने रिसेंट लेक्चर्स बनाया उससे भी आपको और ज़्यादा सम्स यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड दोस्तों अब ये वाला पार्ट होने के बाद ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स कराए हैं जो आप फटाफट कवर कर सकते हो, बट अभी देखो ये अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स है py इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख रहा है। ये वाला पार्ट मैंने हमेशा बोला कि x के फॉर्म में होना चाहिए, अगर ये y है, ये x के फॉर्म में, x के फॉर्म में है सर। हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू p dx, p का वैल्यू रखा, जानबूझ के मैंने ये लिया है। अब देखो ये वाले पार्ट का ऊपर डेरिवेटिव है, कोरोलरी याद करो, कोरोलरी ये वाला f ऑफ x f डैश x log ऑफ f ऑफ x, तो मैंने यहाँ पे देखो डायरेक्ट log ऑफ डिनोमिनेटर लिख दिया, e और log कैंसिल, ये आया। अब ये वाला जो पार्ट आया, अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, y ऐसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या है दोस्तों, e रेस टू मतलब ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा। यहाँ पे देखो q का जो वैल्यू है, q का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये पूरा लिखा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे ये सेम है, 3 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3, और ये 3 कैंसिल, आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका लीनियर वाला पार्ट हो गया। तो ऐसे लीनियर वाले पार्ट का भी रिवीजन हो गया। अब इसके बाद दोस्तों ये जैसे ही आपका रिवीजन हो गया, अब इसके बाद आपको क्या रिवाइज करना है, इसके बाद आपको बर्नौलिस पे आना है। किस पे आना है दोस्तों, बर्नौलिस। अब देखो यहाँ पे बर्नौलिस वाले जब पार्ट पे आओगे, देखो ध्यान से, बर्नौलिस वाले पार्ट पे अगर आप आते हो तो ये देखो ये पार्ट आपके पास है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो। dy एक्स वाई माइनस वाई क्यूब ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कभी भी हम बर्नौलिस कब अप्लाई करते हैं, जब y रेस टू n या तो x रेस टू n होगा। तो यहाँ पे देखो y रेस टू n दिख रहा है, y क्यूब दिख रहा है ना, तो बर्नौलिस। पूरे इक्वेशन को सबसे पहले इस y क्यूब से डिवाइड कर दो। देखो पूरा इक्वेशन है, यहाँ पे देखो y क्यूब से डिवाइड करूंगा 1/y क्यूब, यहाँ पे करूंगा यहाँ पे। अब देखो ये दोनों कैंसिल, इसमें से एक y कैंसिल, तो यहाँ पे देखो ये सेम है, यहाँ पे x है, नीचे y स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों कैंसिल, माइनस ई रेस टू एक्स स्क्वायर। ये आने वाले टाइम में अभी थोड़ी देर में ये सम प्रीवियस सम हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हमें क्या करना होता है पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्ट होता है ना, एक्स के बाजू वाला जो पार्ट होता है, एक्स के जस्ट बाजू में, माइनस नहीं लोगे तो भी चलेगा, वो पार्ट को भी पुट करना होता है। तो वो एक्स के बाजू में 1/y स्क्वायर है, ये देखो इक्वल टू भी। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला है 1/x रेस टू n माइनस n x रेस टू n प्लस 1, नीचे क्या है 2 है तो -2 y रेस टू n प्लस 1 मतलब 2 + 1 3, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा, और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये भी टर्म अलग है तो dv बाई डी एक्स आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स 1/y क्यूब, 1/y क्यूब ये चाहिए, -2 वहाँ भेज दो। ये पूरे की जगह पे आप ये रख सकते हो, तो देखो पूरे की जगह पे ये रखा होगा, देखो ये पूरे की जगह पे, देखो ध्यान से देखो, ये पूरे की जगह पे ये पार्ट रखा है 1/-2 dv बाई डी एक्स। तो देखो 1/-2 dv बाई डी एक्स, आपने 1/y स्क्वायर को क्या लिया है दोस्तों, v लिया है, तो देखो यहाँ पे v रखा है x, और लास्ट वाला पार्ट एज इट इज है,
देखो ये एज इट इज। अभी आपको ऐसा लगेगा बर्नौलिस तो बहुत हार्ड था यार, इतना सिंपल है। अब हमारा जो फॉर्मूला बोलता है दोस्तों, वो क्या बोलता है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे कोई नंबर नहीं आना चाहिए, इसलिए पूरे इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये गायब हो जाएगा। -2 से तो ये +2 हो जाएगा, -2 से तो +2 हो जाएगा। अब v के पहले जो पार्ट है वो p हो गया, और ये पूरा पार्ट q हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने p रखा और ये पूरा पार्ट q। जैसे हम लीनियर सॉल्व करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p यहाँ पे नीचे क्या है दोस्तों, dx है, तो यहाँ पे क्या आएगा dx। 2 है ना, 2x है, 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या आएगा x²/2, 2 कैंसल, तो e रेस टू x² हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, y इंटू लेते हैं, पर यहाँ पे v है, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। v का वैल्यू रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स रखा, q का वैल्यू रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स देखो e रेस टू -x² प्लस x² कैंसल। अब यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं है तो x आएगा, ये आपका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अराउंड 20 मिनट में मैंने पूरा का पूरा आपका ये लेसन क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। इस तरह के आप सब्स्टिट्यूशन वाले एक आध सम देखना है तो आप देख सकते हो, और अदरवाइज ये पूरा का पूरा पार्ट अपना हो गया। अब चलते हैं दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड की ओर। सेकंड लेसन हम कवर कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। चलो वो कवर करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं मॉड्यूल नंबर सेकंड की ओर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, जिसको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बेसिक चीजें, और ये बहुत ही सिंपल लेसन है, बस आपको सिंपल चीजें समझ में आना चाहिए। जैसे ये देखो डी बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल डी। d² y/dx² है, तो हम यहाँ पे d² साथ पे y रखेंगे। यहाँ पे क्या रखोगे, d³ y। अगर सपोज यहाँ पे d⁴y/dx⁴ है, तो आप क्या रखोगे, 4 है यहाँ पे, तो d⁴y, ये ऐसे आप लिखोगे। अब ये लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों, ये आपका 2 मार्क्स कंफर्म कर देगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आप इतना भी सॉल्व करते 2 मार्क्स है। देखो सबसे पहले रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट है, रियल और रिपीटेड है। इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड डिफरेंट मतलब देखो सभी नंबर अलग अलग दिख रहे हैं, रियल नंबर से और सभी अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पे कैसा रिपीटेड, देखो यहाँ पे 9 और 9 रिपीट हुआ है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब सभी अलग अलग, तो देखो C1 e⁻² पहला नंबर, C2 e⁻² दूसरा नंबर, C3 e⁻x है, पर साथ में ये नंबर। जैसे अगर समझो यहाँ पे 9 8 6 होता तो क्या लिखते हैं, C1 e⁻9x, C2 e⁻8x, C3 e⁻6x, हो गया। वही अगर रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड रहेगा, देखो यहाँ पे आपको रिपीटेड दिख रहा है, देखो ये रिपीटेड है। अगर रिपीट हो रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका लिख दो, C1 e⁻3x हो गया। अब जो रिपीट हो रहा है उसका पार्ट यहाँ पे अलग से लिखो, e⁻9x लिखा आपने, और यहाँ पे C2 और C3x। जैसे अगर समझो कोई ऐसा है 5 5 9, तो आप क्या कर रहे हो, पहले रिपीट स्टार्टिंग में ही हो रहा है, तो e⁻5x आपने लिख दिया, पहले वाले का C1 दूसरे वाले का C2 साथ में x, और इसका अलग से लिखो C3 e⁻9x, हो गया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट है इमेजिनरी एंड डिफरेंट। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले पार्ट को हम अल्फा लेते हैं, दूसरे पार्ट को बीटा, मतलब अल्फा 2 बीटा 3। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला e⁻α x, C1 cos βx प्लस C2 sin βx। एक बार लिखोगे ना याद हो जाएगा, e⁻α x, C1 cos βx, C2 sin βx। अल्फा की जगह पे 2 रखना है, बीटा की जगह पे देखो जहां जहां पे बीटा है वहां पे 3 रखना है। तो ये देखो मेरा इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर इमेजनरी एंड रिपीटेड आ रहा है, मतलब ये देखो ये पार्ट है और ऐसा फिर से एक बार रिपीट हो रहा है, देखो सेम रिपीट हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 3 है। बस फॉर्मूला क्या आएगा पता है, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो C1 C2 cos βx, C1 C2 sin βx। बस यहाँ पे देखो C3 C4 है, C4 के साथ x है, यहाँ पे C2 के साथ, मतलब दोनों में से किसी एक के साथ x ले लो। और यहाँ पे e⁻α x, अल्फा का जो भी वैल्यूज है वो हमने रखा, और यहाँ पे बीटा की जगह बीटा का वैल्यूज। तो ये चारों पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो 6 है, 8 है, 7 है, सर कौन सा टाइप है, सर फर्स्ट टाइप है, डिफरेंट है। सर अगर यहाँ पे 2 2 3 है, कौन सा टाइप है, सर दूसरा टाइप है। और यहाँ पे अगर सर ऐसा है 3 ± 2 आए, कमेंट करके बताओ इसमें से अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है। तो अल्फा 3 है, बीटा कितना है दोस्तों, 2 है। यस। अब ये पार्ट समझ में आने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। आपको कैसे, देखो अगर ऐसा आया तो आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे C1 e⁻3x, C2 और यहाँ पे C3x और ये समथिंग। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगर आपने ये पार्ट कवर कर लिया, हाँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि
आज मैं इसी के लेक्चर के बीच में ही लॉन्च कर रहा हूँ, पर कल मैं ऑफिशियली लॉन्च करूंगा। पर अगर किसी को जुड़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का सबसे मिनिमम प्राइस में कोर्स, आपको पता है एग्जाम के एक दिन पहले लॉन्च होता है, जो मैं आज ही लॉन्च कर दे रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ ही स्टूडेंट के लिए वो चीज़ रहेगा। कल मैं ऑफिशियली भी लॉन्च करूंगा। तो यहाँ पे अगर किसी को जुड़ना है तो ऑलरेडी अगर आप जाओगे सेम 3 में 2024 पैटर्न में, तो आपको कोर्स दिखाई दे रहा होगा। कोर्स पे अगर आप देखोगे तो कोर्स का जो प्राइस है, हमने 2 बैच रखा है। एक है हमारा प्रोमैक्स बैच और एक है प्रो बैच, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑल ब्रांचेस। जैसे अगर आप देखोगे अभी तक ऐसे कि हमारा एक ही ब्रांच था, सबका सेम सिलेबस था, पर अब नेक्स्ट सेमेस्टर से सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो कॉम्स वाले हैं, जो आईटी वाले हैं, जो एआईएमएल है और जो एआईडीएस है, इनका एक पार्ट है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैकेनिकल के साथ ऑटो, यहाँ पे मैकाट्रॉनिक्स, साथ में दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के साथ दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, ईएनटीसी, इंस्ट्रूमेंटल इसी में रहेगा। एंड दोस्तों साथ में यहाँ पे सिविल भी इसमें आएगा। सिविल मैंने लिखा नहीं, सिविल यहाँ पे आएगा। तो इलेक्ट्रिकल के जितने ब्रांच है वो यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे अब ब्रांच वाइज सब्जेक्ट्स अलग अलग है और सभी को मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो प्रोमैक्स बैच है, इसके अंदर क्या फैसिलिटी है मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर आपको डिटेल लेक्चर्स मिलने वाले हैं, साथ में यहाँ पे डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में लाइव क्रैश कोर्स। जो क्रैश कोर्स आप में से बहुत सारे लोगों ने 1999 का परचेस किया, और क्रैश कोर्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आज भी लोगों को पता है कि क्रैश कोर्स, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्रैश कोर्स वाला बैच सबसे बहुत ही अच्छा बैच होता है, जिसका प्राइस अकेले ये होता है। पर साथ में यहाँ पे आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में। वीकली 3 लेक्चर्स आएंगे जैसे ही आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, और मैं तो 1 मंथ में ही कवर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका प्राइस है दोस्तों 2999, बहुत मिनिमम प्राइस है 2999। आप जिस भी ब्रांच को, सबका प्राइस 2999 है। अगर आपको प्रो बैच में बस आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म के, साथ में नोट्स रहेगा, यहाँ पे भी साथ में नोट्स होगा। तो यहाँ पे इवन यहाँ पे आपको पता है क्रैश कोर्स में मैं पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा देता हूँ रिसेंट। ये बोलता नहीं पर मैं करवा देता हूँ, जैसे इस बार भी करवाया हूँ। तो ये क्या है 1999, ये 1999 और ये 1999। अब अगर आप में से कोई अगर आज बैच से जुड़ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो मेरे बैच के स्टूडेंट है वो जुड़ चुके हैं, पर अगर आप यूट्यूब पे अगर आप नहीं जुड़े हो, जुड़ना चाहते हो, तो आपके लिए सभी के लिए कूपन कोड है। अगर आप इस वाले पार्ट से जुड़ रहे हो तो पीजीए 200 का कूपन कोड यूज करो, डायरेक्ट आपका प्राइस 2799। आज के बाद कभी भी आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। जैसे सेमेस्टर 1 में मैंने बोला था, एग्जाम के एक हफ्ते पहले या एग्जाम के एक दिन पहले लोगे तो कोर्स का प्राइस कम रहेगा ही, पर यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही सब पार्ट मिल जाएगा, यूनिट टेस्ट सब चीजें आप कवर कर सकते हो। बाद में इसका जो प्राइस है, सबसे मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ 1799, जहां पे आपको पीजीए 200 का कूपन कोड यूज करना है। ये यहाँ पे सॉरी गलती से, ये इसका प्राइस 1899 है, और यहाँ पे हमें पीजीए 100 का कूपन कोड यूज करना। पीजीए 200 कूपन कोड इसके लिए, पीजीए 100 इसके लिए। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग कॉम्स या एआईडीएस के स्टूडेंट हैं, उनका एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं उनके 2 सब्जेक्ट इस बार पढ़ाने वाला हूँ। एक सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डीएसजीटी, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी। मैथ का एडवांस फॉर्म है, यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है, एआईडीएस का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, मतलब उनके 4 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से 2 तो मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिस कोर्स का जो प्राइस है दोस्तों 2999 है, बट हम उसको 1999 में दे रहे हैं। और आज जो लेगा उस पर पीजीए 200 का मैं कूपन कोड देके इसको 1799 में दे रहा हूँ। सॉरी गलती हो गई, पीजीए 100 का कूपन कोड है, जिससे इसका प्राइस कितना होगा दोस्तों 1899। ये कोर्स भी आपका सेमेस्टर 3 में जाके चेक करोगे लॉन्च हो चुका है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जिससे भी जुड़ना है, अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट के तो आप ये बैच ले रहे हो, साथ में ये ले सकते हो। तो आपको जैसे ही आपका कॉलेज चालू होगा, ये सब लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बैच मैंने सब कुछ लॉन्च कर दिया है, आप जाके ले सकते हो। कल मैं जब लाइव आऊँगा तो मैं ऑफिशियली भी लॉन्च करूँगा। तो लाइव का लिंक कल का मैं आज ही आपको दे दे रहा हूँ। कल जो लाइव का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा होगा, आप उसको जाके लाइक कर दो वीडियो को।
अब ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। याद से हमारा हेल्पलाइन नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी कॉल करके पूछ सकते हो कुछ डाउट्स है तो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब कभी भी हायर ऑर्डर पे कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ पे आपका ये पूरा इक्वेशन है इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, डी क्यूब वाई, इसका मतलब क्या है डी स्क्वायर वाई, इसका मतलब है डी वाई, इसका मतलब है वाई, सभी में से वाई बाहर लो। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा। इसको आप कैल्सी पे सॉल्व करो। सर कैल्सी पे कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेरी कैल्सी कहाँ है, हाँ मेरी कैल्सी यहाँ पे है। अगर मैं इसको कैल्सी पे सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, मॉड में जाओ, फाइव में जाओ और 4 में जाओ, क्योंकि क्यूब वाला इक्वेशन है। यहाँ पे क्या लिखोगे 1, यहाँ पे क्या लिखोगे -5, यहाँ पे क्या लिखोगे 8, यहाँ पे क्या लिखोगे -4। तो फाइनली हमें जो आंसर मिल रहा है 1 और 2, और आगे कैल्सी में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे भाई डी क्यूब है, मतलब 3 वैल्यूज आएंगे, पर हमारे कैल्सी ने 1 और 2 ही दिया, तो लास्ट वाला वैल्यू मतलब रिपीट हो रहा है। लास्ट में हमारे कैल्सी ने 2 दिया तो मतलब एक 2 रिपीट हो रहा है, ये हमेशा याद रखना। तो इस देखो C1 e⁻x, ये रिपीट है इसलिए e⁻2x, और यहाँ पे C2 C3 और साथ में 1 के x हो गया। तो ये आपको एटलीस्ट समझ में आ गया इस टाइप की चीजें। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी इक्वेशन में यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर 0 आता है तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं दोस्तों, बस वहां पे हमें CF निकालना होता है, वही उसका फाइनल सॉल्यूशन होता है। बट अगर राइट साइड में अगर कुछ और दिखाई दे, जैसे यहाँ पे अगर समझो 0 के अलावा कुछ भी है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में CF और PI दोनों निकालना होता है। जैसा ये इक्वेशन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 है, बस अपने को CF निकालना होगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट अगर जिस स्टूडेंट को याद हो गया, समझ जाना उसका बल्ले बल्ले, उसको 6 से 7 लेक्चर उसके बच जाएंगे। देखो टाइप 1 क्या बोलता है दोस्तों, टाइप 1 ये देखो, ये x मतलब ये हमारा इक्वेशन है, ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम कैपिटल X बोलते हैं, जिसको हम RHS बोलते हैं। अगर ये कैपिटल X में यहाँ 0 है तो आपने क्या बोला, 0 है तो बस हम CF निकालते, PI निकालते हैं क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं, इसलिए मैंने देखो इसको मर्डर कर दिया है, टिक टिक। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप 2, हमारा क्वेश्चन में अगर समझो यहाँ पे e⁻टू समथिंग वाला पार्ट आता है, e⁻टू समथिंग वाला, तो टाइप 2 का सम है एक्सपोनेंशियल, और वहां पे हम d की जगह पे a पुट करते हैं, इसलिए देखो d की जगह पे कैपिटल D की जगह पे a पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो हम 5 पुट करेंगे, 9 है तो 9 पुट करेंगे। टाइप 3 ट्रिग्नोमेट्री है। अगर हमारा यहाँ पे RHS की जगह पे x की जगह पे अगर हमें साइन वाला कोई वैल्यू मिलता है या कॉस वाला कोई वैल्यू मिलता है तो समझ जाना टाइप 3 है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डी स्क्वायर की जगह पे, हम डी की जगह पे नहीं, डी स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर नहीं -a² पुट करते हैं। अगर सब जो ऐसा है तो हम डी स्क्वायर की जगह पे, यहाँ पे क्या है, ए की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर 16 पुट करेंगे। टाइप नंबर 4 पूरा गला बैठ गया, अभी ऑफलाइन से आया हूँ, इतने दिन से क्रैश कोर्स चल रहा है, पर मैंने बोला मेरे यूट्यूब के प्यारे स्टूडेंट के लिए भी कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगा, जैसा मैंने पिछले बार किया था वैसे ही। प्लीज वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स दिखाना, तो मैं आने वाले टाइम में आपके लिए और भी चीजें कवर करूंगा। देखो टाइप 4 है अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक वाला जो पार्ट है, अगर आप उसे कवर करने की कोशिश करोगे, अलजेब्रिक मतलब जहाँ पे x है, x² है, x³ है, x³ तक की चीजें आएगी, इवन x² तक ही आएगा, x³ थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 + x है और 1 - x है। हमेशा यहाँ पे जो भी फॉर्म दिया होगा उसको इस फॉर्म में पहले आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे देखो 1 है, मोस्टली हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट वाला 1x - x², और यहाँ प्लस माइनस माइनस, इसलिए पहला माइनस दूसरा प्लस फिर माइनस, ऐसे। यहाँ पे 1 और x है, माइनस माइनस प्लस, तो सब जगह पे क्या है दोस्तों प्लस। अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट ये टाइप फिफ्थ में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों, e⁻ax एक्सपोनेंशियल इंटू v में क्या हो सकता है, या तो ट्रिगो हो सकता है या तो अलजेब्रिक हो सकता है। अगर ऐसा दिखाई दे तो आप d की जगह पे d+a लिखोगे। टाइप 6 कहीं पे अगर समझो आपको अलजेब्रिक पार्ट ऐसा दिखाई दे और साथ में दोस्तों आपका ट्रिगो पार्ट हो, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ है, यहाँ अलजेब्रिक के साथ है, अगर ये दिखाई दे, जैसे ऐसा इक्वेशन दिखाई दे, तो अपन ये यूज करते हैं x - f'(x) अपॉन f(x) 1/f', यहाँ पे f(dx) और यहाँ पे 1/f(d), और साथ में ये वाला जो पार्ट है sin ax, तो यहाँ पे sin ax। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक में दिया नहीं रहेगा, बुक में डायरेक्ट कांस्टेंट आता है तो वो e⁻x ही पुट करते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी कांस्टेंट आएगा तो d की जगह पे 0 पुट करो, a⁻x आएगा तो d की जगह पे log a पुट करो, a⁻−x आएगा तो d की जगह पे -log a पुट करो। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये एक बार आप अच्छे से पूरा रिवाइज कर लो। एक्सपोनेंशियल आया तो सर क्या पुट करेंगे a, ट्रिगो आया तो सर d² = -a² पुट करेंगे,
सर अगर अल्जेब्रिक फॉर्म में आया तो हम वन के फॉर्म में इक्वेशन को बनाएंगे, वन प्लस एक्स या तो वन माइनस एक्स के फॉर्म में। और अगर ये वाला टाइप आया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, डी की जगह पे डी प्लस ए पुट करेंगे। ये वाला टाइप आया तो ये फॉर्मेट एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी, वन अपॉन एफ ऑफ डी भी, और ये इन जनरल पार्ट है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अगर मैं चलूँ तो सबसे पहला ये पार्ट ध्यान से देखना, बहुत मजा आ जाएगा और चीजें समझ में आ जाएगी कम सम में ज्यादा अच्छा। यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट है, यहाँ पे समथिंग ये है, तो ये समझ में आएगी यहाँ पे जीरो नहीं है, मतलब अपने को सी एफ पी है दोनों निकालना है। ये देखो ये जो पूरा पार्ट है वो इक्वल टू जीरो रखा, इसको कैलसी में सॉल्व करोगे आपको ये आंसर मिलेगा। तीनों वैल्यूज अलग अलग है, c1 ई रेस टू माइनस टू एक्स, c2 ई रेस टू थ्री एक्स, c3 ई रेस टू एक्स। ये आपने लिख दिया, तुरंत कंफर्म हो गया आपका 2 मार्क्स। CF आपने निकाल दिया ना, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है समझ जाओ 1-2 मार्क्स आपका कंफर्म है। अब आपको क्या करना है, PI निकालना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो होता तो बस यही हमारा आंसर हो गया होता। PI निकाल रहा हूँ, देखो ये PI कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, मतलब ये जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया वो लिखो, और साथ में राइट हैंड साइड में जो पार्ट है, ये पार्ट एक बार इसको मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट एक बार इसको मल्टीप्लाई होगा। देखो ई रेस टू थ्री एक्स को हुआ, फिर यही पार्ट। अब कुछ टाइप याद आ रहा है, ध्यान से गौर से देखो इस चेहरे को, सर याद आ रहा है, ई रेस टू एक्स आपने बोला था डी की जगह पे ए पुट करेंगे, ए मतलब 3। एक बार आप कैलसी से यहाँ 3 पुट करके देख लिया करो, अगर आपका आंसर जीरो आएगा तो मतलब आपको डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट पुटिंग नहीं करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 का क्यूब ले रहा हूँ, -2 इंटू 3 का स्क्वायर, -5 इंटू 3 और +6, आंसर कितना आ रहा है, जीरो। अगर आंसर आपका जीरो आ रहा है तो आपको डेरिवेटिव लेना है, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ये है, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ये है, फाइव डी का फाइव है। जीरो आ रहा है तो आपको पुटिंग नहीं करना, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट पुटिंग कर देना। अगर जीरो आ रहा है तो आप पहले डेरिवेटिव लो और ऊपर एक एक्स लिखो, फिर से आप पुटिंग करो। देखो मैंने अब देखो डेरिवेटिव इसका लिया, एक्स क्यूब का क्या आएगा 3d², डी स्क्वायर का क्या आएगा 2d, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x आता है, और 2 से मल्टीप्लाई करके 4, माइनस ऑफ 5d का 5, और यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, डेरिवेटिव लिया तो ऊपर x मल्टीप्लाई किया। अब फिर से आप 3 पुट करो, अब देखो फिर से 3 पुट करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 -5, हाँ 10 आंसर आ रहा है। तो 10 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए हमने देखो यहाँ पे पुट करके 10 रखा है, और ऊपर एक्स है ई रेस टू है। ठीक है सर, ये साइड का बताओ, यहाँ 9 है ना, 9 मतलब मैंने क्या बोला, कांस्टेंट। कांस्टेंट में मैंने क्या बोला, आपके बुक में जाके चेक करो, ये सब ना ई रेस टू जीरो के फॉर्म से सॉल्व है, मत करो। मैंने बोला जब भी कांस्टेंट आता है तो आपको डी की जगह पे जीरो पुट करना है, जीरो पुट करो। क्या जीरो आंसर आ रहा है, अगर जीरो आ रहा है तो आपको एक्स लेना है ऊपर और इसका डेरिवेटिव लेके फिर से पुटिंग करना है। पर यहाँ पे जब मैं पुट कर रहा हूँ, ये जीरो ये जीरो जीरो 6 बच रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो कर सकते हैं पुटिंग। यहाँ 6 ऊपर 9 सॉल्व करो इसको, तो ये 3/2 हो जाएगा। और फाइनली अपना PI है, PI वाला पार्ट यहाँ लिख दो, CF वाला पार्ट यहाँ लिख दो, जो निकाला ये आपका सॉल्यूशन हो गया। कितना सिंपल सा पार्ट है, कवर हो गया आपका। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे का पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मिक्सअप सम सॉल्व करके जाना, पेपर में आप देखोगे भी कि मिक्सअप सम आता है। और देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पे dy/dx ये है। पहले आपको क्या करना है, CF निकालना है, अब तो CF निकालने आपको आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया है। अब आप क्या करोगे, ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो 1 अपॉन, यहाँ पे जो भी आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है, यहाँ से क्या आएगा d², यहाँ से क्या आएगा d, यहाँ से क्या आएगा 4, तो मैंने लिखा, और ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये पूरा पार्ट एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो मैंने यहाँ पे किया है जैसे हमने प्रीवियस सम में किया। अब इतना बड़ा पार्ट एक साथ हम नहीं सॉल्व कर सकते, इसको अलग अलग करना होगा। अब देखो इससे मैं आपको अलजेब्रिक सिखा दूंगा, इससे एक्सपोनेंशियल आपको आता ही है, ट्रिगो भी इससे सिखा दूंगा, 3 पार्ट आपका ऐसे ही हो गया। ऐसे सम्स आपको सॉल्व करने, याद रखना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो, x² है, ये भी x² है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है, हमेशा मैंने क्या बोला था, जब भी अलजेब्रिक है तो 1 आना चाहिए, तो इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको आगे ले लो और बचे वाले पार्ट को पीछे ले लो। ये तो यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ भी प्लस साइन था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो माइनस आगे लेते, इसको पीछे भेजते, फिर माइनस हम कॉमन लेते।
बट यहाँ पे अच्छा है कि +4 है तो +4 आगे लिया, इसको प्लस पीछे कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता है कि 1 लेकर आना है, तो मैं बाहर क्या निकालूंगा, यहाँ 1 लाने के लिए 4 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे 1 आया और ये पूरे पार्ट से 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा पता है, ये जो नीचे पार्ट है ना इसको ऊपर भेजूंगा, तो यहाँ पे क्या है -1, अपॉन से ऊपर आएगा तो -1 आएगा ना, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ऊपर आएगा तो -1। अब मेरे पास फॉर्मूला है 1 + x वाला फॉर्मूला, तो देखो 1 + x -1, 1x x² प्लस माइनस 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 प्लस। आप बोलोगे सर x² तक क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे x² लिखा है इसलिए x² तक ही लेना, x लिखा होगा तो बस x तक ही जाना। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1/4, ये 1 ऐसे ही है। ये जो पार्ट है दोस्तों देखो यहाँ पे x लिखा, इसी पार्ट का यहाँ पे स्क्वायर लेना है, देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहला माइनस है, फिर x लिखा, x मतलब ये पार्ट, ये पूरा लिखा, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर इस वाले पार्ट का स्क्वायर, तो ऊपर वाले पार्ट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये ऐसी आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, आगे जाओगे तो 0 ही आएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 साइड में लिख रहा हूँ, 1/16, देखो 1/4 और 1/16 सब कुछ सेम है। हाँ अब ये याद रखना इसको हमें एक्सपांड करना होता है, देखो स्क्वायर है ना होल स्क्वायर, पर मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी यहाँ पे x² है तो आप लास्ट वाले पार्ट का बस स्क्वायर लो, क्योंकि इसको जब एक्सपांड करोगे तो रेज़ टू 4 होगा, रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा, बीच वाला भी लोगे क्यूब होगा उसका भी 0 आएगा। तो बस आप एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, लास्ट वाले का ही बस स्क्वायर लेना, इसलिए 4 का स्क्वायर 16, d का स्क्वायर d², देखो मैंने यहाँ पे देखो 16d² लिखा है, बाकी x²। अब आपको साइड में ऐसा वैल्यू निकाल लेना है, x² का पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा 2, 2x का 2, और तीसरा 2 का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो ये आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, हाँ ये x² अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, x² × 1 x², ये 1/4 है, x² का डबल डेरिवेटिव क्या है, यहाँ पे देखो 2 है तो 2 लिखा, x² का डेरिवेटिव क्या है सिंगल डेरिवेटिव 2x है × 4, देखो 2x × 4, फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों ये d² है, x² का डबल डेरिवेटिव क्या है दोस्तों 2, यहाँ पे लिखा, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। देन इसके बाद अब बेसिक्स कैलकुलेशन है, ये वाला पार्ट देखो 4 2 8 हो जाएगा, सेम लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला पार्ट अंदर जाएगा 2/4, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 से डिवाइड होकर 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये जो नंबर वाला पार्ट है उसको कैलसी से आप सॉल्व कर लो, शायद 3/2 आएगा, फिर ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो ये आपका PI1 आया, पहले वाले का PI आया। अब यहाँ पे ये हो गया, अब ये PI सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत सिंपल PI है, ये देखो अगर ये PI आप सॉल्व करने जा रहे हो तो यहाँ पे x के पहले क्या है दोस्तों, x वाला टाइप क्या होता है, d की जगह पे a पुट करना है, a एक बार कैलसी से d की जगह पे इसके आगे कुछ नहीं 1 पुट करके देखो 0 तो नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यस 1 आ रहा है 0 नहीं आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट पुट करूंगा और 1 लिखा e⁻x। अगर वही अगर 0 आता तो इसका डेरिवेटिव लेता, ऊपर x लिखता, फिर पुटिंग करता, फिर 0 आता, फिर डेरिवेटिव लेता, फिर पुटिंग करता। अब लास्ट वाला पार्ट देखो PI2 भी हो गया, PI2 होने के बाद PI3 यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो ये पूरा पार्ट है cos 2x है। अब आपको पता है ट्रिगो रहता है तो d² की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 -4। अब हम लिखते टाइम कैसे लिखेंगे 1/समथिंग, यहाँ d² की जगह पे -4 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 4 -4 + 4 कैंसिल, 1/-4 ऑफ d। अब 1/-4 ऑफ d आया तो 1/-4 ऐसे ही आएगा। d मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, कहीं पे भी नीचे d है ना, आप उसका मतलब इंटीग्रेशन लेना और dx लिखना, इसका मतलब होता है। तो देखो 1/d को मैंने इंटीग्रेशन लिया, dx लिखा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, sin 2x/2, क्योंकि डिवाइड में x के पहले हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। फाइनली अपना ये आंसर आ गया। अब तीनों PI जो आपको मिला है उसको आप एक साथ क्या कर दो प्लस, आपको एक प्रॉपर PI मिल जाएगा, CF आपने निकाला ही है, PI सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों ऐसे में आपके इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको CF निकालना है, C1 यहाँ पे जो भी होगा, C2 इसके साथ जो भी होगा, जो पहले वाले के साथ होगा Y1, दूसरे वाले के साथ होगा Y2। CF C1 अगर समझो यहाँ sin x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों e⁻x है, तो ये Y1, ये क्या है दोस्तों Y2 है। y1 मैंने यहाँ लिखा, y2 मैंने यहाँ लिखा, y1 का डेरिवेटिव लिया, y2 का डेरिवेटिव लिया, ये चारों पार्ट इसमें पुट कर दिया। तो w का फॉर्मूला क्या हो गया, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो w मिल जाएगा। तो ये सबसे पहला पार्ट बहुत सिंपल सा पार्ट है, C1 के साथ जो है y1,
C2 के साथ जो है y2, फिर उसका डेरिवेटिव w। अब ये वाला पार्ट हम कैसे निकालते हैं मैं दिखाता हूँ। देखो u, जिंदगी की शुरुआत टाइम से होती है, मतलब W फॉर वॉच, जिंदगी का बेस पॉइंट टाइम होना चाहिए। दोनों में x आएगा, एक्स क्रोमोसोम दोनों में पाया जाता है, मेल हो या फीमेल। और दोस्तों यहाँ पे ये y, ये y, 21 याद रखो, और हमेशा 2 वाला माइनस में, dx हो गया याद, ये u हो गया, ये v है दोस्तों। और यहाँ पे pi कैसे निकालते, u y1 प्लस v y2, और फिर y इक्वल टू क्या आएगा, cf और pi। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद देखो यहाँ पे, ये देखो एक सम ले रहा हूँ, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई समथिंग, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस है। ये पूरा पार्ट है डी स्क्वायर प्लस 1 और y बाहर आएगा इक्वल टू 0, ये जो पार्ट है इक्वल टू 0, डी का वैल्यू आएगा प्लस आई माइनस आई। अब यहाँ पे प्लस आई माइनस आई रखेंगे तो अल्फा 0 बीटा 1, यहाँ पे क्या आएगा C1 कॉस अल्फा C2 साइन। यहाँ पे देखो ये जो टाइप है कॉम्प्लेक्स वाला टाइप है। अब यहाँ पे अल्फा 0 आया तो ई रेस टू अल्फा एक्स आएगा ही नहीं, डायरेक्ट बीटा वाला पार्ट आएगा, C1 कॉस बीटा, बीटा का वैल्यू तो 1 है, C2 साइन बीटा। अब दोस्तों आपको बताया था C के साथ जो रहेगा C1 के साथ वो y1 और ये y2, तो देखो y1 y2 जस्ट इसका डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, माइनस बीच का माइनस प्लस, आइडेंटिटी से आंसर 1 आता है। u इक्वल टू y2x अपॉन w, w कितना है 1, x मतलब ये है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये y2 मतलब दोस्तों साइन। अब यहाँ पे सेक नीचे आएगा तो कॉस हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 होगा, 10 और 10 टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना होगा, ये मैंने आपको 12th में ही बताया। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, बाहर का माइनस है, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये हो गया पूरा पार्ट। सेम दूसरा वाला पार्ट v, y1 क्या है दोस्तों cos x है, x क्या है sec x इंटू 10x, ये क्या है दोस्तों आपका w1, ये cos cos कैंसिल, यहाँ पे क्या है दोस्तों 10x है, देखो ये sec नीचे आएगा cos हो जाएगा 10, 10 का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x। pi क्या बोलता है y u y1 v y2, u लिखा y1 v y2, और बस आप CF और PI को प्लस कर दो, हो गया। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो गया और रिलेशन भी यहाँ पे कवर हो गया, मतलब आपके 2 मॉड्यूल, बड़े मॉड्यूल आपके हमने कवर कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करता हूँ, बीटा एंड गामा एंड डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो दोस्तों अब हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखने वाला है गामा फंक्शन। मैं आपको गामा और बीटा का एक मैटर और आपको समझा देना चाहता हूँ। पिछले साल का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो इन्होंने क्या किया था पता है, अब तो अपना मार्किंग स्कीम कम हो गया है, पहले 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में इन्होंने पिछले बार ना बीटा और गामा लेसन से गामा का एक क्वेश्चन दे दिया था 8 मार्क्स के लिए डायरेक्ट, और वो सम भी मैंने इसके अंदर लिया है, मैं अभी सॉल्व करा के दूंगा, इसलिए मैंने बोला कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में चलते हैं 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों ग्यामा की चीज़ों को अगर मैं स्टार्ट करने जाऊं तो सबसे पहले ग्यामा का एक ही फॉर्मूला, बस ये याद करके रखो। बस सर कैसे याद होगा, देखो ये 0 टू क्या है दोस्तों इन्फिनिटी है, यहाँ पे क्या है ई रेस टू माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स रेस टू एन डी एक्स है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो ये दोनों अगर मैच हो गया तो हम यहाँ पे n+1 लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना, 0 टू इन्फिनिटी दिखाई दिया तो समझ जाना ग्यामा का सम हो सकता है, और अगर ई रेस टू एक्स भी साथ में तो कन्फर्म ग्यामा का सम है, और बस 0 टू 1 रहा लॉग है तो भी वो ग्यामा का सम है। अब देखो दोस्तों जैसे 7 है ग्यामा के अंदर तो उसका 6 फैक्टोरियल, 1 कम कर दो, 6 का 5, 5 का 4, 3 का 2, ठीक है सर आ गया। अभी जैसे ये दोनों सेम है तो डायरेक्ट यहाँ पे 6 है तो इसका आंसर क्या आएगा 6 + 1 7, 7 मतलब क्या होता है दोस्तों 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो टी के टर्म में अगर ये दोनों सेम है और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू डी टी है तो डायरेक्ट अपन 5 + 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है 6 5 फैक्टोरियल। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको देखो ये भी बता ही दे रहा हूँ, जैसे अगर समझो ऐसा पार्ट है, ऐसे पार्ट को आपको, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, जैसे अगर समझो ऐसा आया 8 तो आप इसको डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल लिख रहे हो, पर ऐसा आया तो कैसे लिखोगे, या ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे जो नंबर है -1 इसको ग्यामा के अंदर भी -1 फॉर्म में लिखना है, तो ये कितना आएगा, माइनस करोगे तो 1/2, और ग्यामा 1/2 मतलब रूट होता है, रूट पाए,
तो ये आपका पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट अगर आपका हो गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आया, बस ये टाइप याद रखना है, बस बाकी कुछ नहीं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 गामा में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। टाइप 1 टाइप 2 सेम है। देखो 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू समथिंग दिखाई दे रहा है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू समथिंग दिखाई दे रहा है, बस यहाँ पे क्या है, एक्स रेस टू समथिंग। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे पता है, यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, देखो ई रेस टू समथिंग है, ये जो भी पार्ट है माइनस के अलावा उसको रख के आप टी पुट करो, और 4 है तो वहां पे भेज दो 1/4, इसको हमेशा एक्स रखा करो सम का स्टार्टिंग। देखो ये वाला सम है, इसकी तरह मैच हो रहा है, देखो एक्स रेस टू समथिंग ये, तो यहाँ पे जो पार्ट है इक्वल टू टी रखो, ये रूट है वहां पे जाएगा स्क्वायर होगा, देखो ये रूट है वहां पे जाएगा स्क्वायर होगा ये। अब ये वाला पार्ट हमेशा याद रखना, ग्यामा में मैंने क्या बोला, 0 टू इन्फिनिटी होगा, पर 0 टू 1 और साथ में लॉग है तो समझ जाना वो ग्यामा का ही सम है, देखो 0 टू 1 है साथ में लॉग है। अब ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लॉग एक्स को हम माइनस टी पुट करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में ये ई वहां पे जाता है, यहाँ कुछ नहीं ई है तो वहां पे जाएगा तो ई रेस, ये ऐसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स बचेगा, ई वहां पे जाएगा तो टी माइनस रेस टू में हो जाएगा ये। और लास्ट चौथा टाइप से ऐसे सम आते हैं, अगर कहीं एक्स रेस टू ए है, देखो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, ए रेस टू एक्स है, तो जो डिनोमिनेटर में पार्ट है उसको हम हमेशा ई रेस टू टी पुट करते हैं, तो देखो डिनोमिनेटर में जो पार्ट है उसको हम ई रेस टू टी पुट करते हैं, बाद में लॉग दोनों साइड लोगे, और यहाँ पे एक्स आगे आएगा, यहाँ पे टी आगे आएगा, लॉग ई 1 होगा ये, फिर लॉग 5 नीचे दे दोगे। तो ऐसे ही बस ये 4 टाइप के ही सम है इसके अंदर। अगर मैं आपको कोई सम दिखाऊं तो ये देखो, ये अपने PYQ का सम है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, क्या है, कौन से टाइप का सम है, 0 टू इन्फिनिटी है, लॉग है नहीं है, ऐसे अपॉन वाला पार्ट है नहीं है, तो मतलब ई रेस टू वाला पार्ट है, ई रेस टू हम यहाँ वाले पार्ट को क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं टी, ये इसका मतलब 1/2 है, ये 1/2 वहां पे जाएगा 2 है, dx का क्या आएगा, dx/dt, इसका क्या है 2t है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जाएगा। अब हमारा, हाँ, जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमारा लिमिट चेंज होता है, एक्स का लिमिट क्या है 0, टी का लिमिट भी क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स का वैल्यू 0 है और एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी है, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ यहाँ पे या यहाँ पे, तो टी का वैल्यू भी क्या आएगा 0, अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखूँ तो टी का वैल्यू भी क्या आएगा इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो ये 0 टू इन्फिनिटी हो गया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स है, एक्स एक्स इक्वल टू क्या है टी स्क्वायर, तो देखो मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर रखा, और ये √4 मतलब क्या आएगा 1/4। अब देखो ई रेस टू, ये रूट मतलब क्या आएगा, रूट मतलब टी है तो टी रखा, dx मतलब क्या आएगा दोस्तों, dx मतलब 2t dt है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 आगे ले लेंगे, ई रेस टू इसको हम डिवाइड करेंगे 1/2 माइनस टी और dt। अब यहाँ पे अगर हम ये दोनों को साथ में सॉल्व करें, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट से हम सिंगल टी बनाएंगे क्योंकि हमेशा फॉर्मूले में सिंगल टी है, तो 1/2 + 1 3/2 ये समथिंग। अब ये हमारे फॉर्मूले की तरह लग रहा है, देखो टी मैच हो गया, तो हम यहाँ पे ग्यामा ये जो पार्ट दिया है उसको हम लेके प्लस करेंगे, तो 5/2 चाहिए, तो 5/2 का आप आंसर निकालो, अदरवाइज आप इतना भी रख सकते हो। अब ये होने के बाद अपने मुंबई यूनिवर्सिटी में ही एक सम पूछा है, देखो ये लॉग वाला भी एक सम देख लेना, मैं मेन आपको सम ये वाला, ये सम आपको पूछा है, इसमें इनडायरेक्टली आपके 2 सम का प्रैक्टिस हो जाएगा, ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया था पिछले बार। देखो 0 टू इन्फिनिटी है, x² e⁻(x⁴ dx मल्टीप्लाई ये, और ये आंसर लेकर आना। तो ऐसे केस के सम को हम कैसे सॉल्व करते पता है, पहले ये पार्ट लो, फिर ये पार्ट लो, फिर अब देखो ये पार्ट में लिया, ये पार्ट देखो यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये वाले पार्ट को टी पुट करो, 4 वहां पे गया 1/4, dx/dt डिफ्रेंशिएट करो, n x n-1 तो -3/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो dt वहां पे ले लो, तो ये क्या है dx इक्वल टू समथिंग, अब वही सेम आपने लिमिट पुट किया, सेम कुछ अलग नहीं है, 0 टू ये पूरा टर्म टी में कन्वर्ट करो, एक्स की जगह पे टी का वैल्यू क्या है t⁴, तो t⁴ रखा, ऊपर स्क्वायर है, ये एक्स के प्लेस पे कौन सा वैल्यू है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे x⁴ मतलब टी है, dx मतलब कौन सा वैल्यू है दोस्तों, dx इक्वल टू 1/4 t⁻³ dt, ये वैल्यू है, ये 1/4 बाहर आया, e⁻t, इसको अगर हम डिवाइड करें तो t⁻½ और यहाँ t⁻³ dt, इसको सॉल्व करो t⁻1/4, ये समथिंग हो गया। अब यहाँ पे -1/4 + 1 फॉर्मूला हो गया, ये अपना आंसर है। सेम टू सेम ये वाला पार्ट लो, देखो यहाँ पे ये रूट वाला पार्ट है, ये 1/2 होगा, ऊपर आएगा -1/2, ध्यान से देखो, फिर यहाँ पे जो पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे,
वहाँ गया 1/t। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ dx/dt 1/2 t रेस टू n-1 1/2 -1। अब ये सॉल्व करोगे -1/2। मैं यहाँ पे देखो dx का आंसर निकाल दिया जो भी है, फिर ये लिमिट पुट किया। अब देखो x के प्लेस पे x इक्वल टू क्या है, t रेस टू 1/2 रखा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, t है वो रखा, और dx इक्वल टू क्या है वो रखा। अब मैं इसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। देखो ये 2 2 जा 4 तो -1/4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/2। ये 1/2 बाहर आ गया। ये दोनों को ऊपर वाले पार्ट को माइनस करके साथ में -1/4 -1/2 तो -3/4। और यहाँ पे ये देखो ये दोनों मैच हो गया, मतलब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये 1/2 है ग्यामा, जो भी यहाँ पे नंबर है +1, तो ये 1/4 ये हो गया। अब हमें पहले वाले दूसरे वाले आंसर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1/4 1/2 1/8। और ये जहां पे भी 1/4 और 3/4 आता है दोस्तों, इसका आंसर है √2π। इसको हम कोरोलरी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों, कोरोलरी से। तो ये कहीं पे भी अगर ऐसा आपको दिखाई दे तो ये देखो यहाँ पे ये कोरोलरी है, मैं वो भी आपको दिखा दूं। ये देखो, ये तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये कौन सी कोरोलरी है। ये देखो, ये कहीं पे भी अगर समझो ये p है और ये 1/-p है, जैसे ये 1/4 है, अगर आप 1 - 1/4 करो आपको 3/4 ही मिलेगा। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई साइन p पाई, मतलब साइन π/4। π/4 मतलब 1/√2 ऊपर गया तो 2√π। तो वहां से मैंने लिखा, तो वहां पे मैंने उसका आंसर लिखा, और फाइनली यहाँ पे इसका आंसर आया। देखो यहाँ पे इसका 2√π। और आपको पता है √2 ऊपर है, हमको प्रूफ में अलग चाहिए, √2 नीचे चाहिए, तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो आपके अपने आप आपका आंसर ये आ जाएगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 को 8 को 4 2 जा लिखो, और ये 2 मतलब √2 एक √2 से कैंसिल हो गया, एक √2 बचा, इसलिए 4√2। अपने को यही प्रूफ चाहिए था। तो फाइनली मैंने आपको ग्यामा पार्ट भी करा दिया। अब चलते हैं दोस्तों बीटा वाले पार्ट पे। अब देखो बीटा वाले पार्ट पे मैं चल रहा हूँ। बीटा वाले पार्ट पे चलने के साथ आपको बस ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। बीटा वाले पार्ट में हमेशा इंटरवल 0 to 1 है, पर 0 to 1 लॉग रहेगा तो समझ जाना ग्यामा है। यहाँ पे हमेशा क्या होगा दोस्तों, देखो x⁻m 1 - x, यही वाला पार्ट है n। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है t⁻m 1 - t⁻n। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, बीटा, यहाँ पे जो नंबर है +1, ग्यामा मतलब यहाँ पे बीटा, यहाँ पे जो नंबर है +1, यहाँ पे +1 +1। अब सबसे मेन ये आता है कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। अगर कहीं पे बीटा 2 3 दिया तो गामा 2 और दोनों का प्लस, जैसे यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व करके निकाला है। कभी भी बीटा 2 और 3 हमेशा बीटा 3 और 2 को इक्वल होते हैं, तो ये वाला ही पार्ट हो गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे सम सॉल्व करूँ तो हम्म, ये देखो ध्यान से, इस टाइप में अगर कोई भी सम आया तो समझ जाना ये बीटा का सम है। देखो 0 to 3 है, x⁻4 है, 3 - x⁵ dx है। अब सबसे पहली चीज है कि आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे x है और समथिंग माइनस समथिंग है, तो यहाँ पे ये है। एक्चुअली इसका ये टाइप है। टाइप भी अगर आपको पढ़ना है तो टाइप पढ़ लो। देखो टाइप 1 में हमेशा क्या होगा, 0 to समथिंग कुछ भी होगा, और जो समथिंग होगा वह यहाँ पे रिपीट होगा। तो ऐसे केस में हम क्या लेंगे, पुट x इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम t लिखेंगे, और यहाँ पे जो नंबर है वो लिखेंगे। अगर समझो यहाँ 3 होता तो 3t लिखते। दूसरा केस क्या होगा, ये दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है हम क्या करेंगे, वो पुट इक्वल टू क्या कर देंगे, t। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, 0 to 1 वाला इंटरवल है, तो ये इक्वल टू t पुट करेंगे। और ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पे हमेशा हम लोअर लिमिट वाला पार्ट लेते हैं। ये देखो ना, ये हमेशा x माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स है, तो लोअर लिमिट का पार्ट अपर माइनस लोअर लेंगे इंटू टी लेंगे, तो ये x-3 और ये क्या आएगा 4t, फिर 3 वहां पे भेज दो, हो गया। तो ऐसे ये टोटल 4 टाइप्स हैं। तो देखो जो मैंने अभी आपको सम दिखाया था, देखो ये सम, देखो ये दोनों सेम है, ठीक है सेम है, तो सर हम यहाँ पे जो पार्ट है इक्वल टू टी लिखेंगे, पर यहाँ पे जो नंबर है उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप टाइप वाइज सम पढ़ते हो तो एक झटके में आपका पार्ट कवर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, dx/dt, ये 3 ऐसे ही रहेगा। t का आंसर क्या आएगा दोस्तों 1, dt वहां भेजो, लिमिट चेंज करो, देखो अभी 0 है,
और ये एक्स क्या है 3 है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 0 पुट करूंगा तो ये 0 होगा, यहाँ 3 पुट करूंगा 3 डिवाइड बाई 3 1 होगा, तो ये 0 to 1, 0 to 1 हो गया। एक्स का वैल्यू क्या है 3t, तो यहाँ पे 3t रेस टू 4, 3 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 3t रेस टू 5, और यहाँ dx का आंसर क्या है dx इक्वल टू 3dt, यहाँ पे क्या है 3dt। अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 3 वाला डिपार्टमेंट 3 रेस टू 4 t रेस टू 4, इसमें से 3 बाहर लोगे तो 3 रेस टू 5 बाहर आएगा, क्योंकि ऊपर 5 है तो 1 माइनस टी रेस टू 5 ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब जितने कांस्टेंट हैं सबको एक साथ बाहर ले लो। देखो 3 रेस टू 4 5 9 और 1 10, तो 3 रेस टू 10 बाहर, अंदर t रेस टू 4 1 माइनस समथिंग। अब देखो ये फॉर्मूले की तरह बन गया। देखो जैसे हमने पढ़ा था ना x रेस टू m, याद करो पीछे x रेस टू m 1 माइनस एक्स रेस टू n, तो वैसा ही हो गया। और यहाँ पे dx होता है तो वैसे ही x रेस टू, यहाँ पे t रेस टू 1 माइनस टी रेस टू, और यहाँ पे dt, और यहाँ पे 1 भी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे बीटा, यहाँ पे जो पार्ट है +1 4 + 1, यहाँ पे जो पार्ट है +1 5 + 1, तो 5 और 6, बीटा 5 और 6 आपको आता है सॉल्व करने, गामा 5 गामा 6 और गामा 5 + 6। फॉर्मूला आपको मैंने बताया, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल। कैलसी में आप लो तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ गामा की चीजें हो गई। गामा में ये वाला भी टाइप आपको पता होना चाहिए, टाइप 5th। अगर समझो ऐसा है कहीं पे भी, अगर नीचे आपको x² दिखाई दे रहा है तो उसको हम 10 पुट करेंगे, फिर इसको हम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से हम सम सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप एक बार देख लोगे तो समझ जाएगा। अब यहाँ पे जो पार्ट आया है ये मैं आपको समझा दूं, ये मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ कि उसका इंटीग्रेशन मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि ये डबल इंटीग्रेशन में बहुत जगह पे यूज होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे रिडक्शन फॉर्मूला, जो हमारे बीटा का ही एक पार्ट है, कहीं पे भी अगर समझो आपको sin 6 थीटा दिखाई दे कहीं पे भी, लिमिट 0 to π/2 है, ये डबल इंटीग्रेशन में बहुत यूज होगा। तो आप डायरेक्ट नीचे से ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे 6 है, ऊपर उससे छोटा 5, फिर यहाँ पे आओ 4, फिर 3, फिर 2 1 1/2 या 2/3 आया तो स्टॉप हो जाना, 1/2 आया स्टॉप। अगर ये इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे अगर समझो यहाँ पे कॉस के लिए भी सेम है, 7 है, 7 से छोटा 6, 6 से 5 4 3 2, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा, पर 0 to π/2 लिमिट होना चाहिए। π/2 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, क्योंकि ऑड 7 ऑड है। अब उसके बाद बस ये वाला पार्ट देख लो, क्योंकि ये बहुत जगह डबल इंटीग्रेशन में यूज हो रहा है, डबल और ट्रिपल में। अगर सपोज यहाँ sin⁻⁶ है, cos⁻⁴ है, sin⁻⁵ 6 है, ये दोनों अगर साथ में आए और यहाँ 0 to π/2 है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों का पहले प्लस करो, 6 और 4 10, तो यहाँ 10 लिखा, उससे दो दो कम करो 8 6 4 2, अब दो और कम करोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं। ये वाला पार्ट जो यहाँ पे लिखा है उससे एक कम करो, मतलब 6 है उससे एक 5, फिर दो दो कम करो 3 2, नहीं 3 से दो कम करोगे 1, अब उससे ज्यादा मत जाओ। यहाँ 4 है उससे एक कम करो 3, 3 से दो कम करो 1, और अगर ये दोनों इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई करो। सेम यहाँ पे भी है, पर दोनों अगर दोनों देखो इवन नहीं है तो π/2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ऐसी चीजें बस आपको याद होनी चाहिए जहां पे यूज होगा डबल इंटीग्रेशन के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका, ये होने के बाद दोस्तों DUIS। DUIS में मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस बनाए हैं, पर फिर भी यहाँ पे मैं फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑल मॉड्यूल इन 1 वीडियो है। अगर आप फास्ट रिवाइज कर रहे हो एग्जाम के पहले तो आपका क्विक रिवीजन हो सकता है। x⁻n का फॉर्मूला क्या है, x⁻n+1 अपॉन n+1। x⁻n का डेरिवेटिव क्या है, nx n-1। a⁻x का डेरिवेटिव का a⁻x log a। सर ये तीनों तो आता है फॉर्मूला, पर प्रॉब्लम क्या होता है जब ऐसे टाइप के सम्स आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर ये दोनों सेम है तो ये फॉर्मूला, अगर ये और ऊपर वाला सेम है तो ये फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे सम है d/dx a⁻x, दिखाई दे रहा है आपको ये। अब ये दोनों अगर सेम है, बहुत लोग a⁻x है तो ये फॉर्मूला लिख के आ जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये a और a सेम है, जब ये दोनों सेम होता है तो ये फॉर्मूला मतलब ये अप्लाई करना है। यहाँ पे n लिखो, n मतलब यहाँ पे x है, x मतलब यहाँ पे a है, और n-1 मतलब x-1। अब ये दोनों में देखो ये ऊपर ऊपर सेम है, जब नीचे और ऊपर सेम है तो ये फॉर्मूला a⁻x मतलब 5⁻x सेम, log a मतलब log 5। अब ये दोनों में अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर सेम है, मतलब ये फॉर्मूला, तो x अल्फा सेम आएगा और log a है तो log x आएगा। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं जिसमें आपसे गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, ये आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर उठा के देखोगे तो ये सम पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर्स में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सम सॉल्व करना चाहिए।
अब देखो दोस्तों यहाँ पे 0 टू ए 1 है, एक्स रेस टू ए माइनस वन लॉग एक्स डी एक्स लॉग 1 प्लस ए। अब हम हमेशा क्या करेंगे, आए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए, यहाँ 0 टू 1 समथिंग हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे ए क्यों लिया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे पैरामीटर क्या है दोस्तों, ए है। अगर यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं। अगर सिंगल पैरामीटर आया तो हमें हमेशा सी फाइंड आउट करने के लिए दो सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, या तो 0 पुट करो या तो 1। डबल पैरामीटर है तो हम ये वाला कंडीशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखो सिंगल पैरामीटर है तो हम लास्ट में ये कंडीशन यूज करेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा अप्लाई डी यू आई एस, एक सम बस सॉल्व करो, बाकी हर सम इसकी तरह ही है। अब देखो यहाँ पे डी यू आई एस मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, पैरामीटर क्या ए है तो विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या है डी बाई डी ए ऑफ आई। ठीक है सर लिखा। जब हम इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव लेते हैं तो पार्शियल फॉर्म में लेना है, तो देखो इसलिए डी बाई डी ए नहीं लेंगे, डेल बाई डेल ए। यहाँ पे हमने लिखा ये वाला पार्ट एज इट इज। इसमें से क्या करेंगे पता है, जो हमारे लोग हैं जैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए है उसको टच नहीं करेंगे, और वो जिससे बात करेगा उसको भी टच नहीं करना है। एक्स रेस टू ए माइनस वन से बात कर रहा है, टच मत करो। उसके अलावा बेरोजगार जो लोग हैं उनको बाहर कर दो, लॉग एक्स को बाहर कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही हमने बाहर कर दिया यहाँ पे, अब देखो दोस्तों ये वाले पार्ट का आपको पार्शियल इंटीग्रेशन आना चाहिए। देखो ये दोनों ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा मैंने आपको बोला है, चलो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। देखो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, तो ए रेस टू एक्स मतलब सेम टू सेम ये वाला पार्ट, सेम टू सेम लिखा। लॉग ए मतलब नीचे वाला पार्ट, लॉग एक्स, ये दोनों सेम है कैंसिल। यहाँ पे एक्स रेस टू ए इंटीग्रेशन एक्स रेस टू ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, ये वाला फॉर्मूला बच्चों की तरह बता रहा हूँ। कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लो, फिर यहाँ पे एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स की जगह पे 0, फिर ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, ये देखो पूरा पार्ट लिखा, ए रेस टू समथिंग 1 रेस टू समथिंग 1 आएगा, फिर यहाँ पे डी ए यहाँ भेज दो। अब हम इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड, हर सम में यही करेंगे। देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल, आई ऑफ ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन समथिंग तो लॉग ए प्लस 1, और यहाँ पे प्लस सी। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, फाइंड सी। हमें ए का वैल्यू क्या पुट करना है, 0। अब ए का वैल्यू अगर हमें 0 पुट करेंगे तो हम कैसे पुट कर सकते हैं दोस्तों, देखो कभी कभी पढ़ाते टाइम कोई इंसिडेंट याद आ जाता है तो हंसी आती है। तो मुझे अभी ऑफलाइन लेक्चर में एक इंसिडेंट हुआ तो वो याद आ गया, तो अचानक से मुझे हंसी आ गई। तो दोस्तों यहाँ पे पेपर लिखते टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। अब देखो दोस्तों ये तो हमारा आ गया, बस आपको ये सी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जब सिंगल पैरामीटर होगा या तो 1 या तो 0। मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ, क्यों 0 ले रहा हूँ वो भी समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करो, एक्स रेस टू 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है। ऐसा वैल्यू यहाँ पे लो कि जिसको सॉल्व करके इसका आंसर 0 आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 1 लेने जाओगे तो एक्स रेस टू 1 1 ही होगा, तो फिर वो आंसर 0 नहीं आएगा, इसलिए वहां पे मैंने 0 लिया। तो देखो यहाँ पे मैंने 0 लिया, इक्वेशन 1 मतलब उसी इक्वेशन में पुट करना है, यहाँ पे 0, देखो ना यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। एक्स रेस टू 0 मतलब 1, 1 माइनस 1 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है सर ये आ गया। अब ये पूरा का पूरा आने के बाद ये a इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करो, 0 पुट किया, यहाँ पे 0 तो log 1, इसका आंसर तो हमने 0 लाया, log 1 मतलब भी 0 होता है, तो सी का आंसर 0 है। अब ये वाला वैल्यूज और ये वाला वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, ये वाला मत करना, ये वाला बस, सी का वैल्यू अब 0 पुट कर दो तो अपना आंसर ये आया। देखो ये और आए मतलब आपको पता है हो गया। इस टाइप में ऐसे 2 पैरामीटर्स के भी पार्ट आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सम्स भी पूछे गए जो हमने लेक्चर्स में मैंने कवर करा के दिए हैं, इवन यूट्यूब वीडियोस में भी देख लो, शायद कराया रहूँगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट, डबल इंटीग्रेशन। अब डबल इंटीग्रेशन कवर करूँगा, देन इसके बाद ट्रिपल, एंड ट्रिपल के बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। चलो भाई अब चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करने, डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में देखो सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए एटलीस्ट, प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है ये फॉर्मूले पढ़ लो, तो ये आपको डबल और ट्रिपल आएगा। एक्स रेस टू एन, मैं ज़्यादा फॉर्मूला नहीं दे रहा हूँ, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, 1 अपॉन एक्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लॉग एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स पता होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का ये फॉर्मूला -1 n माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, और ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग है। बस इतना तो कम से कम आना चाहिए क्योंकि आपको 2 टॉपिक है। और दोस्तों नेक्स्ट सेमिस्टर में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लैप्लास है,
इनवर्स ऑफ लैपलास है, बहुत सारे नए टॉपिक्स है। और जो कॉम्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, जो स्टूडेंट कॉम्स में एआईडीएस के स्टूडेंट हैं, उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जिसका कोर्स भी मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। मैंने उसके अभी आपको थोड़ी देर पहले अनाउंस किया कि आप जाके पीजीए 200 का कूपन कोड यूज कर सकते हो अगर आपको उस वाले बैच से जुड़ना है, और पीजीए 100 का कूपन कोड यूज कर सकते हो। तो आज से ही आप जाके उस कोर्स को ले सकते हो, अदरवाइज बाद में फिर ये कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। और जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होगा, तुरंत हमारे लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, अब ये फॉर्मूले 1/x² + a², 1/x² - a², a² - x²। अब देखो ये 1/a tan−1x/, ये 1/2a log। यहाँ पे जो पार्ट दिया वो लिखो, नीचे वही पार्ट। यहाँ पे जो पार्ट दिया वो लिखो, नीचे यही पार्ट। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और उसका अपोजिट प्लस। यहाँ पे अगर आप ए का वैल्यू देखोगे, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या था, माइनस। यहाँ पे ए का वैल्यू प्लस, इसलिए ऊपर प्लस नीचे माइनस। ये सेम पार्ट यहाँ रूट में है तो sin−1x/, ये सेम पार्ट यहाँ रूट में है तो log ऑफ x प्लस सेम रूट, सेम पार्ट रूट में है तो log ऑफ x प्लस सेम रूट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और समथिंग ये फॉर्मूला a² - x² x/a²/2। यहाँ वाला पार्ट देखो सेम रखा। और यहाँ पे दोस्तों ये वाला फॉर्मूला किससे रिलेट करता है, इससे, तो sin−1x/। और यहाँ पे a प्लस है इसलिए बीच में प्लस। अब ये होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहला पार्ट ये कि कभी भी अगर आप डबल इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले बेसिक रूल आपको डबल इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 to x है, 0 to 1 है। मैंने हमेशा बोला कि अगर ये x है तो मतलब ये लिमिट किसका है दोस्तों, y का। और ये बचा हुआ क्या है दोस्तों, x का, तो ये लिमिट x का है। तो देखो मैंने ये x लिखा, y, ये वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे अगर ये y का लिमिट है तो साथ में dy रखो। अब साथ में dy रखने के साथ ये पूरा पार्ट साथ में आ गया। अब ये पूरा पार्ट साथ में आने के बाद यहाँ पे x³ है, xy² और यहाँ पे dy है। अब देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इसमें बस y को ही सॉल्व करना है। x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है, साथ में विथ रिस्पेक्ट टू जो होगा उससे मल्टीप्लाई करो। dy है तो साथ में इसको y से मल्टीप्लाई करो। देखो किया हो, यहाँ पे जो पार्ट है y है तो y का क्या आएगा, y² का y³/3 लिखा। इंटीग्रेशन क्या है, 0 to x से 0 to x लिखा। एक बार अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट। अपर पुट करोगे किस पे पुट करोगे, जहां पे dy की जगह पे, ये ध्यान रखो, dy की जगह पे मतलब यहाँ पे y की जगह पे आप क्या पुट करोगे, x। यहाँ पे x पुट करोगे तो ये x⁴ होगा। देखो x पुट किया। यहाँ पे x पुट करोगे तो ये x³ होगा। बाकी अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पूरा 0, ये भी पूरा 0। ये पूरे पार्ट को हमने सिंप्लीफाई किया और यहाँ पे dx है। सेम ऐसे ट्रिपल इंटीग्रेशन भी जाता है, इसलिए ये प्लीज अच्छे से करो। अब यहाँ पे x⁴ का x⁵ x⁴ का x⁵ और 3 है। तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो 1/5, 1/15, 0 का तो 0 आएगा। सॉल्व करो। ये सबसे पहले आपको ये पार्ट पता होना चाहिए। ये पार्ट पता होने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पार्ट जो है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर, ये एक सम कंफर्म आता है, ये इस बार भी आने के चांसेस हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर का सम कैसे करते हैं, जैसे देखो ये अगर यहाँ पे हम देखें तो x x है, ये y y। ऑर्डर चेंज करना है मतलब पोजीशन चेंज करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे x है तो फर्स्ट पे आप y लेकर आओ, और यहाँ पे सेकंड पे y है तो वहां पे सेकंड पे x लेकर आओ। यहाँ पे देखो थीटा r है तो आप चेंज करोगे तो यहाँ पे r और थीटा कर दो। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो अगर ये y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस है, उसका इक्वेशन y = 0, y एक्सिस है उसका इक्वेशन x = 0। ये अगर कहीं पे भी आपको ऐसा इक्वेशन आया तो इसका मतलब ओरिजिन से लाइन पास हो रही है। कहीं पे ऐसा इक्वेशन आया तो इसका मतलब है देखो -x है तो मतलब ये इस साइड से लाइन पास हो रही है। कहीं पे अगर y = x+2 है तो इसका मतलब y = x वाली लाइन यहाँ से जाएगी, पर अब ये कौन से टॉइंट से पुश होगी, +2 पे। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखते टाइम ये मैंने सही से नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना। यहाँ आएगा y = -x+2, ये ऐसा आएगा। y = -x मतलब लाइन यहाँ से पास होगी इस डायरेक्शन में, +2 है मतलब +2 से पास होगी। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए सम सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं सम लूँ, सम सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं आपके एग्जाम का ही सम ले रहा हूँ। ये देखो कहाँ गया यार, ये देखो, हाँ ये आपके पेपर में ना ये सम 24 में पूछा है। ये पिछले साल ही एग्जाम में आया था, पहले ही क्वेश्चन में ये सम आया था। ये सम के पहले ना मेरे को आपको एक सम और बताना पड़ेगा, फिर ये सम आपको समझेगा। एक सम कौन सा लूं,
चलो ये सम, पहले ये सम बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद वो वाला सम बताता हूँ जो पेपर में आया है। देखो चेंज ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है, यहाँ 0 to 1 है, 4y to y है, और यहाँ पे e⁻x² है, dx dy। सबसे पहली चीज कि मैंने बोला ये y के टर्म है, मतलब ये किसका लिमिट है, x का, ये अपने को लिखना होता है। और ये अगर x का लिमिट है तो सीधी सी बात है y का लिमिट है। तो देखो यहाँ पे जो भी लिमिट है y = 0, y = 1 मैंने लिखा, x = 4y, x = 4 यहाँ पे मैंने लिखा। इसका एक सम अच्छे से करके जाओ। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जैसे ही आपने यहाँ पे पार्ट रखा है, देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ डायग्राम ड्रॉ करूंगा। देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये तीनों में से सबसे पहले आपको जो एक्स वाई वाला पार्ट है ये लेना है। x = 4y, मतलब ये लाइन यहाँ से जाएगी, मैंने आपको पीछे याद कराया है। देन y = 1, y = 1 मतलब ये लाइन आपकी कहाँ पे जाएगी, यहाँ से जाएगी। या तो पहले आप x = 4 समझो, ऐसा ले लिए। अब यहाँ पे x = 4 है। अब जब x = 4 है, ये आपको पता है दोस्तों, x = 4y ये लाइन है। अब यहाँ पे x = 4 की लाइन है, तो आपको पहले ये पॉइंट निकालना होगा, तो आप आगे की लाइन ड्रॉ करना। ये पॉइंट पहले आपको, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है a, और यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फाइंड a। अब इस लाइन को निकालने के लिए यहाँ से कौन से दो इक्वेशन पास हो रहे हैं, एक ये x = 4 और दूसरा ये x = 4y। तो देखो x = 4y, x = 4 मैंने लिया। अब मैं ये x का वैल्यू इसमें पुट करूंगा, पुट किया तो 4 4 कैंसिल, y = 1। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे x तो मुझे पता है, x तो कितना है 4 है, पर y = कितना है 1। तो मुझे ये पता चल गया यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, तो y वाली लाइन अब मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये y = 0 मतलब x एक्सिस ये। अब सबसे बड़ा टेंशन आता है कि सर अपना रीजन कौन सा है। देखो पहले आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की, पहले आपने ये लाइन ड्रॉ की, फिर आपने ये लाइन ड्रॉ की, फिर आपने ये लाइन ड्रॉ की, फिर आपने एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ की। दोनों में से क्लोज रीजन कौन सा मिला, ये, मतलब अपना रीजन ये आएगा। अभी देखो अभी समझ में नहीं आता कौन सा क्लोज है, रफ में करोगे तो समझेगा। अब स्ट्रिप क्या लेना है दोस्तों, यहाँ पे y वाला पार्ट है, तो स्ट्रिप पैरेलल टू y लेना है, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे पैरेलल टू y लेना है। देखो देखो अब यहाँ पे जब आप चीजों को लिखोगे, तो मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू y लिया क्योंकि देखो y है, अगर यहाँ x होता तो पैरेलल टू x लेता। अब हमेशा याद रखना, जब भी आप ऐसे ऐसे जाते हो तो वो x होता है, ऐसे ऐसे जाओगे तो y होगा। तो देखो हमारा स्ट्रिप, देखो हमारा स्ट्रिप ना y वाले पार्ट को टच है, ऐसे ऐसे नहीं है, ये लाइन को और ये लाइन को है, यहाँ पे कोई स्ट्रिप नहीं है। तो ऐसे ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे जो लाइन गया है, यहाँ पे जो लाइन गया है। तो यहाँ पे लाइन कौन सा, 0, यहाँ पे क्या 4। तो देखो x का वैल्यू हमें यहाँ पे पहले y लिखा है, तो अब लिखते टाइम चेंज ऑफ ऑर्डर में पहला x लिखेंगे, तो x क्या आएगा 0 to 4। पर y लिखते टाइम क्या लिखोगे दोस्तों, y ऐसे ऐसे, तो यहाँ तो सही है। बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे, यहाँ पे y क्या है 0 है, तो देखो 0 है। पर यहाँ पे ना बहुत लोग y ये वाला y लेते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं है, यहाँ से ऐसा टेढ़ा है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है y = x/4, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है x/4, तो हमने x/4 लिया और समथिंग आगे का सेम है। फिर इसको सॉल्व करने तो आपको आता है, सॉल्व करना सेम जैसा हमारा प्रोसीजर है वैसे ही हमें सॉल्व करना है। डबल इंटीग्रेशन का सॉल्व करने वाला पार्ट एक आप मेरे डिटेल लेक्चर से देख लेना, आपको समझ जाएगा। अब देखो ये आपके पेपर में पूछा गया, पिछले ही पेपर में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था उस टाइम पे। है बहुत सिंपल, पर बहुत लोग डर गए, बस इसमें चेंज ऑर्डर बोला, इसको सॉल्व नहीं करना था। ये देखो ये लिमिट है, सबसे पहले मैंने लिमिट रखा। देखो सबसे पहली चीज है, ये देखो x है, तो सीधी सी बात है y का लिमिट है, और ये लिमिट किसका, x का। तो x = 0, x = 5, देखो यहाँ पे लिखा y = 2x एंड y = 2 + x, यहाँ पे लिखा, दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये -2 पहले लिखा, प्लस है, यहाँ पे देखो -x पहले लिखा, +2 पीछे, +x +2 पीछे। अब अगर मैं ये वाला पार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम जब ड्रॉ करेंगे तो x = -x मतलब ये वाली लाइन कहाँ से पास हो रहा है, +2 से। y = x +2 ये वाली लाइन। अब देखो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ये दोनों होने के बाद ये देखो ये दोनों लाइन ड्रॉ होगी, ऊपर की लाइन। अब x = 5 यहाँ से कहीं पे भी आप लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये लाइन अगर जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको 5 तो पता है कि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन में 5 पुट करो, तो -5 + 2 कितना आएगा, -3। यहाँ पे y का वैल्यू निकालने के लिए इस वाले इक्वेशन में 5 पुट करो, 5 + 2 7। अब ये लाइन भी आपकी आ गई।
अगर आपको ये चेक करना है कि हमारी लाइन इसके अंदर तो नहीं आ रही है सर, तो ये पॉइंट आप निकालो, यहाँ पे आई थिंक 2 आएगा। ये लाइन पॉइंट निकालने के लिए ये इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 आएगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारी लाइन फाई वाली आगे ही जाएगी। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी सम में अगर ऐसा पॉइंट आ रहा है ऐसा, तो हमें 2 स्ट्रिप्स लेने होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर वो ऐसा है, बस ऐसा पार्ट है, तो एक सिंगल स्ट्रिप में चल जाता है। पर अगर ऐसा डायग्राम आता है, यहाँ पे देखो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, तो ऐसे 2 स्ट्रिप लेने हैं। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ से इस कॉर्नर से इसको अटैच किया। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि x का वैल्यू 5 पता है मुझे, y का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो 2 है। यहाँ पे एक स्ट्रिप, यहाँ पे एक स्ट्रिप। तो देखो मैंने जब सम सॉल्व किया, इसी पार्ट को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। देखो यहाँ पे पहला यहाँ से यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ से यहाँ आएगा। अब देखो पहला यहाँ से यहाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो हमारा ये स्ट्रिप जो है x वाला है, तो हम x वाले पार्ट को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, y वाले को डायरेक्ट लिख सकते। y वाला पार्ट कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। पिछले बार हमारा स्ट्रिप y वाले पे था, तो हम x वाले को डायरेक्ट लिखते थे। देखो y वाले को आप डायरेक्ट लिखो यहाँ से यहाँ, y यहाँ पे क्या है -3 से 2, तो देखो -3 से 2 चेंज कर दिया ना। यहाँ पे पहले x था, तो अब y आना चाहिए। अब x यहाँ पीछे, x जब मैं लिखूंगा तो यहाँ से ऐसे, इस लाइन पे x का वैल्यू क्या है, x अगर मैं अकेला करता हूँ तो -y+2, और यहाँ इस लाइन पे देखो स्ट्रिप यहाँ पे टच है, तो इस लाइन पे x का वैल्यू क्या है 5, तो 5। अब यहाँ पे से यहाँ पे जाना है, यहाँ पे से यहाँ फिर से देखो हमारा स्ट्रिप किसको टच है, x पे। देखो ना पैरेलल टू x है, मतलब x वाला पार्ट हमें स्ट्रिप से लिखना है और ये वाला पार्ट डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे 2 है और 7 है, तो देखो 2 से 7, और स्ट्रिप वाला पार्ट यहाँ से x का, इस इक्वेशन से x निकालो, x इक्वल टू y-2 आएगा, तो y-2 और फिर ये लाइन, तो x इक्वल टू 5। एक बार अच्छे से देख लेना, सभी चीजें समझ जाएगी। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन टू पोलार, कभी भी हमें कार्टेशियन से अगर पोलार की ओर जाना है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और अपने को पोलार कोऑर्डिनेट लिखना है, तो अपन क्या करेंगे। देखो सबसे पहली चीज, जहां पे dx dy है वहां पे हम क्या लिखेंगे, r dr d थीटा। जहां पे x है वहां पे हम लिखेंगे r cos थीटा, जहां पे y है वहां पे r sin थीटा, और जहां पे x² + y² वहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, r²। ये बस इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इससे रिलेटेड पिछले साल मुंबई यूनिवर्सिटी में ही एक सम आया जो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं किया। ये देखो ये सम, ये आप देखोगे पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या लिखा है, चेंज इनटू पोलार। देखो एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब कार्टेशियन से हमें पोलार में लेके जाना है और इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिखा। अब यहाँ पे आपको पता है कि y के टर्म में मतलब x का लिमिट है, ये y का लिमिट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू समथिंग। देखो ना, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू y, x इक्वल टू समथिंग। जहां पे भी इक्वेशन में आपको स्क्वायर वाला फॉर्म दिखाई दे, समझ जाना या तो वो सर्कल है या तो वो पैराबोला होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसर। अब ये y² यहाँ पे आएगा, तो x² + y² इक्वल टू a², मतलब ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है a। तो देखो मैंने सर्कल बनाया, रेडियस मतलब a, 0 -a, 0 ऊपर भी लेना तो ले लो। अब दोस्तों ये तो हो गया सर डन। x और y वाली लाइन हमेशा बीच में से जाती है, ये भी डन, ये भी हो गया। y इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे, और y इक्वल टू a.2, तो पहले आपको ये पॉइंट निकालना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट निकालने के लिए सर्कल और ये वाले लाइन के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ये वाली लाइन मतलब y इक्वल टू x, सर्कल मतलब ये इक्वेशन देखो हमने निकाला है। इसमें आप क्या करो पता है, जहां पे भी x है वहां पे y रख दो, या तो y की जगह पे x, तो x रखा तो 2x², देन दोनों साइड रूट लेंगे तो √2, x का स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, a, x इक्वल टू a/√2। x का वैल्यू कितना है, a/√2, और हमारे पास x y का और x और y सेम है, तो y का भी वैल्यू a/√2 ही आएगा। मतलब ये वाली लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से। और ये जो रीजन मिला है, ये जो रीजन मिला है, ये अपना रीजन है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी x इक्वल टू y है वहाँ पे थीटा π/4 होता है, क्योंकि अपने को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। थीटा अब हमें समझ में आ गया, 0 से लेके π/4 है। रेडियस क्या है दोस्तों, 0 है। देखो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ चीजें बताने के लिए, ये चीजें कब आपको समझेगी, जब मेरे आप 1 शॉट वीडियोस देख के आओगे। तो ये आपका क्विक रिवीजन कराएगा फटाफट, कि जिससे आप, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, फटाफट हो जाएगा रिवीजन।
और जितने लोग सच में अच्छे से देख रहे हैं प्लीज नीचे कमेंट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं चीजें चेंज कर रहा हूँ। थीटा 0 to π/4 मैंने बोला, आर का वैल्यू 0 to a है। लॉग मैंने हम पीछे आपको बताया x² + y² कभी भी पोलर फॉर्म में r² आएगा, और dx dy की जगह पे r dr d थीटा। नेक्स्ट केस में ये 2 आगे आ जाएगा, और ये देखो लॉग r है। पिछले बार मुंबई में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बाहर आ जाएगा, r log r है। u इंटू वी रूल, देखो यहाँ पे हम लाइट रूल अप्लाई करेंगे तो u ये होगा, v ये होगा। अब देखो यहाँ पे u भी रूल मैंने लिखा है, देखो u इंटीग्रेशन ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, देखो r का r²/2, 1/r r²/2 कैंसल। फिर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पार्ट आया 0 to a। जब आप यहाँ पे r की जगह पे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू r है तो r की जगह पे आप a पुट करोगे तो ये पार्ट आया। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो ये 2a इसमें से कॉमन आएगा, देखो a² बाहर आएगा और 2 बाहर आएगा, ऑलरेडी ये 2 है तो 2 कैंसिल, a²। अंदर क्या बचेगा, लॉग ए 1/2, ये कांस्टेंट टर्म है। इसका फिर से इंटीग्रेशन लोगे तो दोस्तों थीटा आएगा, वहां पे π/4 -0 पुट करोगे, ये आंसर है। तो ये पूरा का पूरा इसका आंसर है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों एरिया का। अब एरिया से रिलेटेड आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एरिया से रिलेटेड आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे ये कार्डियोइड है, कार्डियोइड की चीजें पता होनी चाहिए। कार्डियोइड का मतलब क्या होता है, जैसे जहां पे r = a1 + cos थीटा है। अब प्लस है ना दोस्तों, प्लस है तो मैंने हमेशा बोला उसका एंडिंग पॉइंट प्लस साइड में होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे प्लस होता है। वही अगर माइनस होता तो एंडिंग पॉइंट माइनस साइड में होता। वही साइन होता, साइन प्लस होता तो एंडिंग पॉइंट साइन के प्लस साइड में। साइन मतलब वाई एक्सिस, माइनस होता तो एंडिंग पॉइंट नीचे। तो देखो मोस्टली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख लो। प्लस है एंडिंग पॉइंट प्लस में, माइनस है एंडिंग पॉइंट माइनस में। नेक्स्ट हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में, ये भी आपको पता होना चाहिए, मुंबई यूनिवर्सिटी में देखो ये भी पार्ट आपको पता होना चाहिए। तो अब तो रेक्टिफिकेशन सिलेबस से चले गया। हाँ ये पिछले बार पूछा गया 2023 के पेपर में, बर्नौली लैम्निस्केट। तो देखो बर्नौली लैम्निस्केट का अगर कोई भी पार्ट आता है तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना, इन्फिनिटी, यहाँ पे एंगल π/4 है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो दोस्तों इसके बाद एरिया जब आप सॉल्व करते हो, कार्टिशन कोऑर्डिनेट है तो इस पार्ट से, पोलर कोऑर्डिनेट है तो इस पार्ट से, dx dy, यहाँ पे r dr d थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया मुंबई यूनिवर्सिटी को। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन टोटल एरिया इनक्लोज बाय द टर्मिनल लैम्निस्केट बर्नौलिस। अब देखो सबसे पहले डायग्राम वायग्राम दिया नहीं, हमने खुद ड्रॉ किया। ये इक्वेशन है और वहां पे उन्होंने लिख दिया था लैम्निस्केट बर्नौलिस। तो देखो आपको इक्वेशन को पोलर फॉर्म में आता है कन्वर्ट करने। आप क्या करोगे, एक्स की जगह पे ये देखो x² y² जहाँ पे आएगा वहां पे r² रखोगे का स्क्वायर, एक्स की जगह पे r cos थीटा, तो देखो r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, दोनों में से r बाहर आ गया। cos² - sin² cos2 थीटा होता है। एंड दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे r² और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे r² a² cos थीटा आया। नेक्स्ट में अगर रूट गया तो a² cos2 थीटा, ये देखो ये रूट का स्क्वायर बाहर आएगा a, और ये ऐसे ही रहेगा। तो फाइनल इक्वेशन हमने फ्रेम किया। बस क्या करना है, उसके बाद एंगल आपको पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का एंगल मैंने बोला ना पीछे डायग्राम में π/4 है, तो देखो 0 to π/4। r कितना है, r का वैल्यू हमें पता है ना, a√cos थीटा, तो 0 to a√cos थीटा, यहाँ पे r dr d थीटा। बस इसको सॉल्व कर दो, बेसिक इंटीग्रेशन। r का इंटीग्रेशन क्या आता है, r²/2, ये लिमिट है। एक बार ये वैल्यूज यहाँ पे देखो 2 बाहर ले लिया, 4 है यहाँ पे। हाँ 4 मैंने क्यों लिया है वो मैं आपको बता दूं। 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं बस एक पार्ट निकाल रहा हूं और ये चारों पार्ट मुझे चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब यहाँ पे r मतलब a² और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा, देखो ये पूरा इसमें लिखा a², ये रूट कैंसिल हो गया इससे ये। नेक्स्ट स्टेप में a² बाहर आ गया, cos2 थीटा। अब यहाँ पे cos2 थीटा आया ना दोस्तों, तो cos2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin2 थीटा, थीटा के आगे 2, 0 to π/4। जैसे ही मैं पुट किया आंसर हमारा ये है। तो ये आपको फाइनली मैंने बता दिया एरिया वाला ही पार्ट। मुंबई में पिछले साल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो ध्यान से, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन एरिया आउटसाइड द सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल के बाहर, एंड इनसाइड द कार्डियोइड। ये देखो प्लस फॉर्म में कार्डियोइड है, मतलब प्लस फॉर्म में मतलब ऐसा ऐसा,
इसके बाहर कार्डियोइड के अंदर, मतलब अपने को ये एरिया निकालना है। जब ये एरिया निकालना तो यहाँ 0 है थीटा, यहाँ पे पाई/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही अपने को एरिया चाहिए, और उसका अपन क्या कर देंगे डबल, उसका अपन क्या कर देंगे दोस्तों डबल, तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 to पाई/2, इसलिए यहाँ पे डबल किया, और चौपल मत कर देना। यहाँ पे आर का वैल्यू ए से है, ये इस पॉइंट पे रेडियस कितना ए है, इस पॉइंट पे कितना है ए 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा, ये आर डी थीटा, ये हो गया। जस्ट यहाँ पे आर का r²/2, एक बार अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट देखो पुट कर दिया हूँ, ये होल स्क्वायर है, इसको एक्सपांड करो, a² 2ab प्लस b² से 1 1 कैंसिल, ये दोनों में से कॉस थीटा बाहर आएगा। देखो बेसिक इंटीग्रेशन, ये सब बहुत लोग स्किप कर देते हैं, मत करो भाई। देखो दोनों में कॉस बाहर, मतलब सॉरी यहाँ पे cos² थीटा है ना, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अगर वही साइन आया रहता तो 1 माइनस साइन 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखते हैं। अब पूरे इक्वेशन में मैंने एलसीएम लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नीचे 2 आया, उसको बाहर ले लिया। अब ये पार्ट है, इसका आपको इंटीग्रेशन आता है कॉस का साइन, साइन का कॉस का साइन, और डिवाइड बाई थीटा के बाद 2 है, और 1 का थीटा, पूरे की जगह पे वैल्यू पुटअप करो पाई/2, तो ये साइन पाई/2 1, यहाँ पे पाई/2 रखोगे तो साइन पाई हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो ये 0 0 सा सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया। तो इसी के साथ मैंने ऐसे बहुत सारे सम सॉल्व कराए, ऐसे भी सम एग्जाम में कभी कभार पूछे गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे सम्स हैं तो जो मैंने सॉल्व कराया। तो यहाँ पे हमारा डबल इंटीग्रेशन, मतलब आपका मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, मॉड्यूल नंबर सेकेंड, मॉड्यूल नंबर थर्ड, मॉड्यूल नंबर फोर्थ, मॉड्यूल नंबर फिफ्थ का भी पार्ट हमने कवर कर दिया, जिसमें आपको सेकेंड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल टू कंप्यूट एरिया, वो भी हमने कवर कर दिया। अब यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 5 में बस एक टॉपिक बचता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, जिसका मैं वीडियो कल ही मैंने बनाया था, वो वीडियो आपको देखना होगा कि ऐसे मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन में वैल्यूज ले रहा हूँ, वो यहाँ से आपको देखना है। और न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो आपका लास्ट मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल पे मैंने सेपरेट वीडियो कल सुबह ही बनाया है, वो आपको पूरा का पूरा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा देखना ही पड़ेगा। तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देख के जाना, उसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, पूरे के पूरे 1 शॉट वीडियोस का लिंक दे रहा हूँ। और ये तो कॉमन 1 शॉट वीडियोस है, पूरा का पूरा मैथ का पार्ट मेरी ओर से कंप्लीट हो गया, चाहे आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट हो या एप्लीकेशन के स्टूडेंट का ऑलरेडी क्रैश कोर्स कल कंप्लीट हो गया है। पर मैंने मेरे साइड से बहुत अच्छा मेहनत किया इस सेमेस्टर में भी, आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर में भी मैं करूँगा। आपको मैंने बता दिया कि हमारा जो कोर्स है सभी चीज़ें उसके बारे में मैंने बता दिया। PGA 200 का कूपन कोड यूज़ करो, आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।